हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आपके लिए हमने जो एचएससी 2025 बोर्ड्स के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए हमने वन शॉट सीरीज लेक्चर स्टार्ट की थी। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपका चैप्टर नंबर 8 रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन चैप्टर का वन शॉट वीडियो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि मैम चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 लेकर आइए, क्योंकि ये दोनों चैप्टर सबसे हैवी वेटेज चैप्टर्स है। तो मैंने चैप्टर 5 तक आपको वन शॉट लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। मैं डायरेक्ट चैप्टर नंबर 8 का आज लेक्चर लेने वाली हूँ। इसके बाद मैं चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर लूंगी, उसके बाद मैं चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर लूंगी, और फिर जो हमारे बच जाएंगे चैप्टर्स जैसे चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 13, 14, 15, इसका लेक्चर्स भी आएगा, लेकिन धीरे धीरे करके। पहले जो इंपॉर्टेंट और हैवी वेटेज चैप्टर्स है उनका मैं मटेरियल आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। और आप लोगों ने अब सीरियसली पढ़ना स्टार्ट कर ही दिया होगा, क्योंकि एडमिट कार्ड सबको मिल चुका है, हॉल टिकट सबके हाथ में आ चुकी है। तो अभी भी अगर सीरियसली नहीं पढ़ रहे हो तो फिर भगवान ही सिर्फ आपको बचा सकता है। ओके, अभी ये जो चैप्टर है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, बोर्ड्स में इसका वेटेज अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 मार्क्स का है। और इसमें से हम कौन सा टॉपिक नहीं करने वाले हैं वो मैं आपको पहले बता देती हूँ, क्योंकि इस बार हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड जो टॉपिक है वही टॉपिक कवर कर रहे हैं, हम पूरा चैप्टर कवर नहीं कर रहे हैं। अगर किसी को पूरे चैप्टर का वन शॉट लेक्चर देखना है तो वो हमारे लास्ट ईयर का वन शॉट लेक्चर देख सकता है। जो पिछली साल मैंने वन शॉट लेक्चर लिया था उसमें मैंने पूरा चैप्टर कवर किया है। इस साल मैं थोड़ा सा अलग पैटर्न का वन शॉट लेक्चर्स लेकर आ रही हूँ। इस साल मैं सिर्फ वही टॉपिक्स कवर करा रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो देखो, अपना जो टॉपिक नंबर 8.1 है वो हम नहीं करेंगे। टॉपिक नंबर 8.2, सॉरी 8.2 तो करना है, उसमें से क्वेश्चन आया था। टॉपिक नंबर 8.4, टॉपिक नंबर 8.5, टॉपिक नंबर 8.7, 8.9, 8.10, देन टॉपिक नंबर 8.14। इसमें से क्वेश्चंस तो आए नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो मैं ये आपको शॉर्ट में बताऊंगी। टॉपिक नंबर 8.17, इससे भी क्वेश्चंस कभी आए नहीं है, लेकिन मैं ये टॉपिक आपको बताने वाली हूँ। और टॉपिक नंबर 8.18। तो ये टॉपिक्स तो हम कंपलसरी नहीं कवर करेंगे। ये टॉपिक्स में से लास्ट 3 साल से क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, तो हम ये टॉपिक्स कवर करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बाकी जो टॉपिक्स बच गए वो टॉपिक्स हम कवर करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में तो आपको रेस्पिरेशन का डेफिनेशन दिया गया है जो आज तक नहीं पूछा गया है, तो भी आप रेस्पिरेशन का डेफिनेशन पढ़ के जा सकते हो कि रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 8.2 के साथ। अच्छा, उससे पहले मैं एक बार आपको बता दूं, जिन बच्चों को नहीं पता, हमारा वरदान बैच 2.0 लॉन्च हो चुका है। इस बैच में हम बायोलॉजी के लाइव लेक्चर लेते हैं एमएसटी सीईटी स्टूडेंट्स के लिए और बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए। हमने ऑलरेडी 2 चैप्टर्स खत्म कर दिए हैं वरदान बैच में, विद एमसीक्यूज, विद डीपीपी, विद एवरीथिंग। चैप्टर नंबर 1 हमारा फिनिश हो चुका है, चैप्टर नंबर 8 हमारा फिनिश हो चुका है, और अब हमने ब्रेक ले लिया है। अब हम ये वरदान बैच फिर से रीस्टार्ट करेंगे मार्च में। ये 2 चैप्टर्स पढ़ाकर हो चुके हैं। अब जो बाकी के 13 चैप्टर्स बचे हैं 12th के, और बाकी जो 4 चैप्टर्स बचे हैं 11th स्टैंडर्ड के, ये सारे सीईटी के चैप्टर्स आपके कंप्लीट किए जाएंगे मार्च में वरदान बैच में लाइव लेक्चर लेकर। तो जिन बच्चों को बीएससी नर्सिंग की तैयारी करनी है, सीईटी की तैयारी करनी है, वो लोग ये वरदान बैच के लेक्चर, वरदान बैच ऐप परचेस कर सकते हो। ऐप का नाम ज्ञान लैब है, प्ले स्टोर पे जाओ, हमारा ऐप आपको मिलेगा, ऐप को इंस्टॉल करो, लॉगिन करो और वरदान बैच ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारा फ्री मटेरियल दिया गया है, आप फ्री मटेरियल भी यूज कर सकते हो। और अगर आपको सिर्फ मॉक टेस्ट यूज करना है, इसमें हमने आपको 2000 से ज्यादा एमसीक्यूज प्रोवाइड किए हैं, तो आप ये मॉक टेस्ट भी परचेस कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू योर चॉइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 8, ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज। इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है, पिछले 3 साल से तो क्वेश्चंस नहीं आया है, फिर भी इसमें से जो ये वाला टॉपिक है, मेरे हिसाब से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आप एटलीस्ट ये कैरेक्टरिस्टिक्स करके जा सकते हो कि रेस्पिरेशन करने के लिए ऑर्गन्स के पास क्या क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। उसका सरफेस एरिया बड़ा होना चाहिए, मेम्ब्रेन थिन होनी चाहिए, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होने चाहिए ताकि गैसेस एक्सचेंज हो सके, और हमारी जो मेम्ब्रेन है वो मॉइस्चराइज्ड होनी चाहिए। तो ये 3 टॉपिक्स आप करके जा सकते हो, बाकी आपने ऑप्शंस में छोड़ दिया तो भी चलेगा। ये टेबल सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बोर्ड्स में कभी इस टेबल में से क्वेश्चंस नहीं आए, इसीलिए मैं कराने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। लास्ट ईयर के वन शॉट लेक्चर में मैंने ये करवाया था, आपको सिर्फ एग्जांपल्स लर्न करके जाने, कौन से एनिमल्स कैसे रेस्पिरेशन करते हैं। उसमें से एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये 4 इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके ये ऑर्गन्स लर्न करके जा सकते हो फ्रॉम सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, चलो डायरेक्ट हम जाते हैं टॉपिक नंबर 8.2 में, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में से क्या क्वेश्चन आया था,
आपको लास्ट ईयर अभी 2024 में एक एमसीक्यू आया था, ये देखो 2024 में एक एमसीक्यू आया था कि हमारी ये जो नोज कैविटी होती है, नोज के कैविटी के बीच में ये जो कार्टिलेज होता है, इस कार्टिलेज को क्या बोलते हैं? आपके जो नाक के बीच में से जो मेम्ब्रेन जा रही है, उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मेसेथमॉइड कार्टिलेज। तो सिर्फ ये क्वेश्चन आया था टॉपिक नंबर 8.2 में से, बाकी कोई भी क्वेश्चन 8.2 में से नहीं है, इसीलिए मैं टॉपिक नंबर 8.2 करवा रही हूँ, क्योंकि एक एमसीक्यू आया था। ठीक है, तो 8.2 देखते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन सा ऑर्गन आएगा? हमारा नोज, हमारे एक्सटर्नल नेयर्स, मतलब हमारे नाक की बाहर की ओपनिंग आएगी, फिर ये अंदर की कैविटी आएगी, फिर अंदर से जो होल्स हैं वो आएंगे इंटरनल नेयर्स, हमारा नेजोफेरिंग्स वाला रीजन आएगा, मतलब ये नोज वाला रीजन आएगा, फिर हमारा थ्रोट वगैरह आएगा इसमें, यहाँ तक हमारा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट आएगा। लैरिंग्स से हमारा लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है, लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं, तो लैरिंग्स, ट्रैकिया, एसोफेगस वगैरह ये सब अपने लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ जाता है। अगर मैं सबसे पहले नोज की बात करूं तो हमारी नोज तीन अलग अलग रीजन्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले आता है वेस्टिब्यूल रीजन। वेस्टिब्यूल रीजन मतलब क्या होता है? एकदम बाहर का रीजन। यहाँ पे हमारे नाक के बाहर ये जो नथुने हैं, यहाँ पर जो हमारे नाक के बाल प्रेजेंट होते हैं, इसको हम बोलते हैं नेजल हेयर। ये हेयर क्या करते हैं? डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करने में हेल्प करते हैं, ताकि कोई भी अनवांटेड पार्टिकल हमारे नाक के अंदर ना जा सके। हमारे दोनों कैविटीज के बीच में जो कार्टिलेज है, आप जब नाक अंदर से देखते हो तो यहाँ पे बीच में जो कार्टिलेज प्रेजेंट है, इस कार्टिलेज को बोलते हैं मेसेथमॉइड कार्टिलेज। ये एमसीक्यू 2024 में आया था। यस, तो हमारे दोनों एक्सटर्नल और इंटरनल, मतलब लेफ्ट और राइट नेजल चेंबर्स के बीच में जो कार्टिलेज प्रेजेंट है, दैट इज मेसेथमॉइड कार्टिलेज। नाक के बाहर के ओपनिंग को बोलते हैं वेस्टिब्यूल, जहाँ पे स्किन हेयर प्रेजेंट होते हैं। बीच वाले पार्ट को बोलेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब अगर आप अपने नोज का ये वाला पार्ट कंसिडर करोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये वाला पार्ट हमेशा गीला गीला होता है। वो गीला गीला क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वार्म टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो जो भी हवा नाक में जाती है वो कंडेंस हो जाती है, कंडेंस होने की वजह से वो गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर लास्ट में अपना आता है अंदर वाला रीजन। यहाँ पे हमारे पेड्यूंकल्स प्रेजेंट होते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो ऑल्फैक्टरी पेड्यूंकल्स हैं, यहाँ पर ही हमारा स्मेलिंग सेंसेशन होता है, हमारा स्मेलिंग चेम्बर प्रेजेंट होता है। जो भी खाने की खुशबू वगैरह आती है वो सब लास्ट वाले पार्ट से आती है। तो जब सर्दी होती है आपको किसी भी चीज की खुशबू नहीं आती है, क्योंकि इस पेड्यूंकल के ऊपर, मतलब अपने नोज का ये जो पेड्यूंकल है, इसके ऊपर बलगम जम जाता है, इसके ऊपर म्यूकस जम जाता है। म्यूकस जमने की वजह से ये पूरा का पूरा ऑल्फैक्टरी लोब ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से किसी भी खाने की खुशबू नहीं आती है। नेक्स्ट आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे माउथ की जो कैविटी होती है, ये जो कैविटी है इसको हम फेरिंग्स बोलते हैं। बट फेरिंग्स तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये देखो, ये जो नोज से जो कैविटी आ रही है, नाक से आप जो सांस लोगे, इस कैविटी को बोलेंगे नेजोफेरिंग्स। आपके माउथ से जो हवा आती है इसको बोलेंगे ओरोफेरिंग्स। तो ये नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स दोनों के बीच का जो कॉम्बिनेशन है, दिस इज कॉल्ड एज लेरिंजोफेरिंग्स। मतलब यहाँ पे आपका दिस इज द कॉमन पैसेज। ये जो ओरोफेरिंग्स है, दिस ओरोफेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फॉर फूड। और यहाँ से आगे जाता है लेरिंजोफेरिंग्स। ये लेरिंजोफेरिंग्स नहीं है, ये दोनों चेंबर आगे जाके ओपन होते हैं लेरिंजोफेरिंग्स में। ये देखो इधर पे दिया है, दिस इज लेरिंजोफेरिंग्स, यानी लैरिंग्स के जस्ट ऊपर का जो ओपनिंग प्रेजेंट रहता है, इसको बोलते हैं लेरिंजोफेरिंग्स। अब यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट होता है? ये जो फेरिंग्स वाला रीजन है ना, यहाँ पे अपने टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखो, ये आपका टॉन्सिल है, ये आपका टॉन्सिल है, ये आपका टॉन्सिल है। तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि हाउ मेनी सेट ऑफ टॉन्सिल्स डू वी हैव, और टॉन्सिल्स का फंक्शन क्या होता है। पहले तो मैं इसका फंक्शन बता देती हूँ। दे आर लिम्फॉइड ऑर्गन्स। लिम्फॉइड ऑर्गन्स का काम क्या होता है? इमरजेंसी आने पे ये WBC सेल्स बनाते हैं जो हमको प्रोटेक्ट करते हैं। और कितने टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास? अपने टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया है, उसमें लिखा है टॉन्सिल्स आर लिम्फेटिक ऑर्गन्स, देयर आर टोटल 5 टॉन्सिल्स प्रेजेंट। और ये टॉन्सिल्स क्या करते हैं? जब भी हमको कोई इन्फेक्शन होगा या कोई डस्ट पार्टिकल ट्रैप हो जाएगा, तो ये टॉन्सिल्स WBC से रिलीज करके ये वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फाइट करके हमको प्रोटेक्ट करते हैं। इन्फेक्शन से फाइट करते करते ये टॉन्सिल स्वेल हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस। द स्वेलिंग सिम्टम्स ऑफ टॉन्सिल्स इज कॉल्ड, सॉरी, सिम्टम्स इंक्लूड सोर थ्रोट, फिर गला वगैरह दुखने लगता है। अगर एक्सट्रीम स्वेलिंग हो गया तो टॉन्सिल्स आपको कट करके निकालने भी पड़ते हैं, सर्जरी भी करनी पड़ती है। बट क्वेश्चन क्या आ सकता है कि कितने टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं? 5 टॉन्सिल्स।
नेक्स्ट अपना आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स की अगर हम बात करें तो ये जो अपना वॉइस बॉक्स है, लड़कों का जो एडम्स एप्पल होता है, उसी को लैरिंग्स बोला जाता है। इट इज कॉल्ड एज द वॉइस बॉक्स। और ये लैरिंग्स के पास से हमारे बहुत सारे वोकल कॉर्ड्स पास होते हैं, जिसके वाइब्रेशन की वजह से वॉइस प्रोड्यूस होता है। ओके, सो वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय पैसेज ऑफ एयर बिटवीन वोकल कॉर्ड्स एंड मॉड्यूलेशंस व्हिच आर क्रिएटेड बाय टंग। जो बीट बॉक्सर्स होते हैं, जो अपनी आवाज मतलब मुंह बंद करके अलग अलग आवाज निकालते हैं ना, ऐसे कुछ तो आवाज निकालते हैं अलग अलग तरीके से, जो रैप करते हैं, जो बीट बॉक्सर्स होते हैं, एक्सट्रीमली टैलेंटेड पीपल, रिस्पेक्ट टू देम। सो वो लोग ये जो इतना अलग अलग मूवमेंट्स कर करके आवाज निकालते हैं, इट मींस दे प्रैक्टिस विद देयर एडम्स एप्पल, दे ट्रेन देयर एडम्स एप्पल। अपने वोकल कॉर्ड्स को वो इस तरीके से ट्रेन करते हैं कि उनकी आवाज अलग अलग तरीके से फॉर्म होकर बाहर आ सके। लैरिंग्स कहाँ ओपन होता है, ये देखो, ये जो अपना लैरिंग्स है, ये लैरिंग्स की जो ओपनिंग है, यहाँ पे ये जो लैरिंग्स की ओपनिंग है, इसको बोलते हैं ग्लॉटिस। इसको क्या बोलते हैं हम, ग्लॉटिस। और ये ग्लॉटिस एक फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर है, ये हमारे फूड पाइप और विंड पाइप को कवर करता है। मतलब इधर देखो, ये अपना ग्लॉटिस है, ये दिख रहा है तुमको, दिस इज एपिग्लॉटिस। ये क्या करेगा, जब भी आप कुछ खाना खाते हो तो ये एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है। देखो ये जो ब्लैक कलर का डॉट है, ये अपना फूड पार्टिकल है। ये जो ब्लैक कलर का डॉट है, ये अपना फूड पार्टिकल है। जैसे ही खाना एपिग्लॉटिस के ऊपर आया, एपिग्लॉटिस बंद हो गया, एपिग्लॉटिस का ढक्कन बंद हो जाता है, तो ये खाना पीछे ईसोफेगस के अंदर चला जाता है। देखो ये वाला जो पाइप है, ये ईसोफेगस है। आगे जो व्हाइट कलर का पाइप है, ये ट्रैकिया है। तो आपका ये जो एपिग्लॉटिस है, ये खाने को सीधा ईसोफेगस में भेजता है, कभी भी ट्रैकिया में खाना नहीं जाता है। जब आप बात करते करते खाना खाते हो तो कभी कभी आपको ठसका लग जाता है, अचानक से खांसी आने लग जाती है, तो वो क्यों होता है, क्योंकि आपका खाना गलती से ट्रैकिया में चला जाता है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए मम्मी बोलती है कि बात करते करते खाना मत खाओ, या खाना खाते खाते बात मत करो, पहले खाना खा लो फिर बात करो, ठीक है। सो हाँ, ये लास्ट वाला लाइन जो है, ये आपको 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है कि एपिग्लॉटिस का फंक्शन क्या होता है। दिस ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया इज गार्डेड बाय एपिग्लॉटिस, इट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रैकिया। मतलब हमारा जो खाना है, वो खाना विंड पाइप में ना आए, इसीलिए एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रैकिया की। ट्रैकिया मतलब हमारे लैरिंग्स के आगे जो अपना विंड पाइप कंटिन्यू होता है, इसको ट्रैकिया बोलते हैं। ट्रैकिया की खासियत क्या है कि इसके पास कार्टिलेज रिंग्स प्रेजेंट है। ये दिख रहा है तुमको ऐसे सी शेप का कार्टिलेज, मतलब इमेजिन करो ये ट्रैकिया है और इसके पास ऐसा कार्टिलेज है। पर आगे से देखने में लगेगा कि पूरा कंप्लीट कार्टिलेज है, पर जब तुम इसको पीछे से देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि पीछे तो इनकम्प्लीट है। तो इट इज अ सी शेप्ड कार्टिलेज। टोटल 16 to 20 कार्टिलेज होते हैं, ये सीईटी एमसीक्यू में पूछा जाता है। और इसका फंक्शन क्या होता है, जब आप जोर जोर से सांस लेते हो तो यह कार्टिलेज के मदद से आपका ट्रैकिया ब्लास्ट नहीं होता है, कोलैप्स नहीं होता है। इट प्रिवेंट्स द कोलैप्स ऑफ द ट्रैकिया। और अंदर ही अंदर यहाँ पर सीलिएटेड एपिथेलियम, मतलब समझो ये मेरा ट्रैकिया है, इसके अंदर ही अंदर सीलिया प्रेजेंट है। ये सीलिया क्या करता है, ये म्यूकस ग्लैंड्स वगैरह प्रोड्यूस करता है और अनवांटेड पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है। यस, और बाहर से इसके पास ऐसे कार्टिलेज रिंग प्रेजेंट है जो अपने ट्रैकिया को प्रोटेक्ट रखती है। ऐसे मुक्का मारने पे ट्रैकिया टूटता नहीं है, क्योंकि कार्टिलेज रिंग्स उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है ब्रोंकाई। अभी ब्रोंकाई के बारे में हमको क्या पता है, हमारे ट्रैकिया के जो ब्रांचेस होते हैं। हाँ, अगर आपको ये बॉक्सेस का आंसर पढ़ना है तो आप डिटेल वाला लेक्चर देखो, उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया है। ब्रोंकाई क्या होते हैं, अपने ट्रैकिया के ब्रांचेस। दिस इज अवर मेन ट्रैकिया। इसका जो पहला ब्रांच होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर इससे जो ब्रांचेस निकलेंगे वो हो जाएंगे अपने सेकेंडरी ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाइस के पास भी सी शेप्ड कार्टिलेजेस होते हैं और ये ब्रोंकाई लंग्स के अंदर एंटर करते हैं, आगे जाके अपने मेनी ब्रांचेस बनाते हैं। और इनके पास जो ऐसे ग्रेप्स के शेप जैसा एक बंडल होता है, इसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। अपना जो मेन गैसियस एक्सचेंज होने वाला है वो इसी एल्वियोलाई में होने वाला है। अब बात करते हैं लंग्स की। तो ह्यूमंस में कितने लंग्स होते हैं, एक राइट एक लेफ्ट, ऐसे 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं। और हमारे लंग्स के बाहर 2 लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। वी हैव 2 प्लूरल मेम्ब्रेन। ओके, एक आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, एक इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। ये जो आउटर प्लूरल है इसको बोलते हैं पैराइटल लेयर, और जो इनर प्लूरल है इसको बोलेंगे विसरल लेयर। आउटर लेयर और विसरल लेयर मतलब आउटर और इनर लेयर के बीच में ऐसी जो 2 लेयर्स है, इनके बीच में जो कैविटी है इसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी। ये देखो, ये आउटर लेयर है, ये इनर लेयर है, इन दोनों के बीच में जो कैविटी है उसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी। और इस प्लूरल कैविटी के अंदर प्लूरल फ्लूइड बनता है, ये देखो इधर दिया है। इस प्लूरल कैविटी के अंदर प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। दे हैव प्लूरल फ्लूइड। जब हम लंग्स को जोर जोर से सांस लेते हैं
कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हैं तो हमारा लंग्स इजीली कॉन्ट्रैक्ट और इजीली रिलैक्स हो जाता है, वो फटता नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन स्मूथली करने के लिए बिना फ्रिक्शन के, बिना किसी प्रॉब्लम के आप इजीली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर सको, इसीलिए ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि फ्रिक्शन अवॉइड करता है। सो इट इज फिल्ड विथ लुब्रिकेटिंग फ्लूइड जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन से ही बनता है। अब यहाँ पर लंग्स की साइज के बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारा जो राइट लंग है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। राइट लंग इज लार्जर एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। और जो लेफ्ट साइड का लंग होता है वो छोटा होता है। इट इज स्मॉलर एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि राइट साइड का लंग्स को पूरा जगह है, लेकिन लेफ्ट साइड का जो लंग है यहाँ पे आपका हार्ट आ जाता है, तो हार्ट की वजह से लंग्स का स्ट्रक्चर थोड़ा छोटा हो जाता है। इसीलिए लेफ्ट साइड का लंग्स थोड़ा छोटा होता है, राइट साइड का लंग्स थोड़ा सा बड़ा होता है। इसीलिए लेफ्ट साइड सिर्फ 2 लोब्स होते हैं, राइट साइड में 3 लंग्स के लोब्स होते हैं। और एंडिंग में हर एक ब्रांच के एंडिंग में आपको कम से कम 10 से 12 एल्वियोलाई का बंडल देखने मिलेगा। और ऐसे टोटल अगर आप गिनो कि टोटल आपके लंग्स में कितने एल्वियोलाई है, तो दोनों लंग्स का मिला के अप्रोक्सीमेटली 700 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं अपने लंग्स में। और ये जो एल्वियोलाई है, दिस इज द मेन ऑर्गन विच प्रोवाइड्स सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस एल्वियोलाई के अंदर ही अपना गैस एक्सचेंज होता है। अभी एल्वियोलाई के बारे में खास चीज क्या है जो आपको बोर्ड में पूछी जा सकती है? ये जो सिंगल एल्वियोलाई, ये जो इतना गोला गोला अंडे जैसा, अंगूर जैसा दिखाई दे रहा है, इसको अगर मैं इधर ड्रॉ करूं तो ये जो सिंगल एल्वियोलाई है ये कौन सी मेम्ब्रेन से बना है? इट इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। आपने 11वीं में पढ़ा था स्क्वैमस एपिथेलियम की खासियत क्या होती है कि ये सरफेस एरिया बढ़ा देता है। मतलब ये गैस एक्सचेंज करने के लिए सरफेस एरिया बढ़ाता है, जिसकी मदद से आप इजीली गैस एब्जॉर्प्शन और गैस एक्सचेंज कर सकते हो। बस यही 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एल्वियोलाई इज द मेन ऑर्गन जहाँ पे गैस एक्सचेंज होगा, ये स्क्वैमस एपिथेलियम से बनता है और इसके पास बहुत सारे ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है जिसकी मदद से ये इजीली ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज कर सके। डायफ्राम क्या करता है? ये जो डायफ्राम है, जैसे अपने कॉलेज बैग में बीच का कंपार्टमेंट होता है, छोटी नोटबुक अलग, बड़ी नोटबुक अलग, वैसे ही डायफ्राम क्या करता है? ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को एब्डोमिनल ऑर्गन से अलग करके रखता है। ये जो बीच का डायफ्राम है ये ऊपर के ऑर्गन्स को नीचे के ऑर्गन्स से सेपरेट करके रखेगा। सो ये बीच का सेप्टम है, यानी सेपरेटिंग मसल। ये ऊपर के ऑर्गन्स को नीचे के ऑर्गन से सेपरेट करके रखता है। जब भी आप इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करते हो तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। यहाँ तक सबको समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। अभी इस टॉपिक में से भी कैसे क्वेश्चंस आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम्स में, देख लेते हैं। टॉपिक नंबर 8.3 में से यहाँ पे तो नहीं आया है क्वेश्चन, यहाँ पे भी नहीं है। 8.3 में से हैमबर्गर फिनोमिनन वाला एक क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे ये देखो 2023 में आपको ब्रीदिंग के स्टेप्स पूछे गए थे डिटेल में, और 2024 में भी आपको ब्रीदिंग का डायग्राम दिया गया था और इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया था। दिस वाज फॉर 4 मार्क्स कि मतलब ये क्या होता है, ए क्या होता है, बी क्या होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको यहाँ लेबल करना है, यहाँ पर लेबल करना है और पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करना है, एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन। तो ये वाला क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, 2023 2024 में आ चुका है। अब इस साल भी आएगा, इसके चांसेस 50-50% है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो 8.3 वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसको हम देखते हैं अच्छे से। कहाँ गया? हाँ, अभी मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो देखो हमारा एंड प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। अवर एंड प्रोडक्ट शुड बी फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। कि इतना मेहनत कर करके अपने को आखिर करना क्या है, हमको एटीपी बनाना है। एटीपी क्यों बनाना है? क्योंकि एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी बनाएंगे तभी तो हमारी बॉडी में बाकी के फंक्शंस अच्छे तरीके से कैरी आउट होंगे, हमारे बॉडी के बाकी के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज अच्छे से होंगी। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस के 4 स्टेप्स होते हैं, ब्रीदिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। सबसे पहले हम देखेंगे ब्रीदिंग के बारे में। अब ब्रीदिंग के बारे में हमको कुछ इंपॉर्टेंट सी चीजें क्या बताई गई हैं। सबसे पहली बात तो ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग करते टाइम कोई केमिकल एक्सचेंज नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गैस एक्सचेंज होता है बिटवीन लंग्स एंड बिटवीन एटमॉस्फेयर। तो ब्रीदिंग प्रोसेस में हमारे लंग्स और हमारे एटमॉस्फेयर के बीच में गैस एक्सचेंज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। रेस्पिरेशन का एक पार्ट है ब्रीदिंग, पूरा का पूरा ब्रीदिंग को रेस्पिरेशन नहीं बोलते हैं। ठीक है, और इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों स्टेप्स में कौन सा बॉडी पार्ट यूज होता है? थोरैसिक केज यूज होता है, यानी हमारे चेस्ट की रिब, ये जो हड्डी होती है वो रिब केज जिसको हम बोलते हैं। देन रिब्स, स्टर्नम, स्टर्नम यानी ये बीच वाला हड्डी,
ये जो बीच का बोन होता है इसको हम स्टर्नम बोलते हैं। यहाँ पे ये जो बोन प्रेजेंट है दिस इज द स्टर्नम। सो thoracic cage, ribs, sternum and intercostal muscles are involved and also diaphragm is involved in breathing process in inspiration and expiration। तो अब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होता कैसे है, यहाँ पे मैं आपको 2 लाइन ब्रैकेट में डाल के दे रही हूँ। ये 2 लाइन अगर आपने लर्न कर ली तो आप ये पूरा ब्रीफ आंसर अच्छे से लिख सकते हो। जब आप सांस लेते हो तो सांस लेते टाइम क्या क्या होता है, जब आप सांस लेते हो आपका चेस्ट बाहर की तरफ आता है, आपका स्टर्नम बाहर की तरफ आता है। तो जब आप सांस लेते हो आपका रिब केज, आपका स्टर्नम ये सब बाहर की तरफ आता है, इट मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड। लेकिन ये ऑर्गन्स जब बाहर आते हैं तो अपना जो एक्सटर्नल मसल है ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दूसरे मसल्स रिलैक्स होते हैं। मतलब कैसा है पता है, वेट आई विल शो यू। देखो ये जो ऑरेंज रबर बैंड है, ये जो ऑरेंज रबर बैंड है दिस इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। मैं इसकी बात कर रही हूँ, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की बात कर रही हूँ, इस मसल की बात कर रही हूँ मैं। और ये मेरे बाकी के मसल्स हैं, ये अंदर के मसल्स हैं। जब मेरा एक्सटर्नल मसल रिलैक्स होगा तो मेरे अंदर के ऑर्गन्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये रिलैक्स होगा। देखो सब ऑल्टरनेट हो रहा है। हाँ, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो रिलैक्स, ये ऑरेंज वाला एक्सटर्नल मसल है, एक्सटर्नल मसल कॉन्ट्रैक्ट, इंटरनल मसल रिलैक्स, इंटरनल मसल कॉन्ट्रैक्ट, एक्सटर्नल मसल रिलैक्स। इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, एक्सटर्नल मसल कॉन्ट्रैक्ट, इंटरनल मसल रिलैक्स, इंटरनल मसल कॉन्ट्रैक्ट, एक्सटर्नल मसल रिलैक्स। तो जब आपका एक्सटर्नल मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इंटरनल मसल रिलैक्स होता है, यानी चेस्ट बाहर आता है। जब आपका चेस्ट अंदर जाता है तो ये मसल रिलैक्स हो जाता है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल मसल और इंटरनल मसल का मूवमेंट आपको याद रखना है। जब आप सांस लेते हो तो आप एनवायरनमेंट की हवा अपने लंग्स के अंदर भरते हो, योर एयर गोज इनटू द लंग्स, क्योंकि बाहर हवा ज्यादा है अंदर हवा कम है। एटमॉस्फेयर में देयर इज मोर प्रेशर एंड लंग्स में कम प्रेशर है। सो आपका जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपका बाकी का मसल्स रिलैक्स होगा, जिसके वजह से लंग्स के अंदर वॉल्यूम बढ़ेगा, जिसकी वजह से आप लंग्स के अंदर हवा भर सकते हो। और ये प्रेशर इक्वलाइज करने के लिए हम फटाफट से इंस्पिरेशन करते हैं। अब जैसे ही आपने सांस अंदर ले ली, जैसे ही आप सांस लेते हो तो आपका लंग्स का साइज बड़ा हो जाता है, फिर एल्वियोलाई गैस एक्सचेंज करेंगे और CO2 को बाहर छोड़ेंगे। तो अब जब आप एक्सपिरेशन करोगे तो इसका एग्जैक्ट उल्टा होगा। ये देखो जो एक्सटर्नल मसल्स है, ये एक्सटर्नल मसल्स क्या करेंगे, द एक्सटर्नल मसल्स विल नाउ रिलैक्स, द इंटरकोस्टल मसल्स विल नाउ रिलैक्स। जो इंटरकोस्टल मसल्स यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हुए थे वो इंटरकोस्टल मसल्स यहाँ पे रिलैक्स होंगे, और आपका रिब केज और आपका स्टर्नम बाहर आ गया था ना। जब आप सांस लेते हो तो छाती फूल जाती है, जब आप सांस छोड़ते हो तो आपकी छाती अंदर चली जाती है। तो यहाँ पर आपका जो रिब केज है, आपका जो स्टर्नम है वो सब अंदर चला जाएगा, जिसकी वजह से लंग्स का साइज छोटा हो जाएगा। देखो जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो लंग्स का साइज छोटा हो जाता है। जब आप सांस लेते हो तो आपका जो डायफ्राम है वो नीचे चला जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो डायफ्राम है ये डायफ्राम नीचे चला जाता है, इट गोज डाउनवर्ड। लेकिन जब आप सांस छोड़ते हो तो आपका डायफ्राम फिर से ऊपर आ जाता है। देखो जैसे ही हमने सांस छोड़ी, ये देखो जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे आ जाता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम फिर से पहले जैसा हो जाता है। तो आपको ये लेबल करना है। वो जो 2024 में लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम्स में ये जो डायग्राम आपको दिया है उसमें आपको ये एरो के नीचे ये लाइन लिखनी है, दिस इज फॉर हाफ मार्क्स, दिस इज फॉर हाफ मार्क्स। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव्स डाउन जब इंस्पिरेशन होता है, डायफ्राम रिलैक्स एंड मूव्स अप जब एक्सपिरेशन होता है, जब आप सांस बाहर छोड़ते हो। तो डायफ्राम ऊपर चला जाता है, इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और रिब केज अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से लंग्स का साइज छोटा हो जाता है। लंग्स का साइज अगर छोटा हो गया तो आपको हवा पूरी बाहर छोड़नी पड़ेगी, तो यहाँ पे होता है एक्सपिरेशन। सो 1 इंस्पिरेशन प्लस 1 एक्सपिरेशन इज 1 ब्रीदिंग। एक बार सांस लिया और एक बार सांस छोड़ दिया, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीदिंग साइकिल। ठीक है, अभी ये देखो नेक्स्ट आता है अपना एक्सटर्नल रेस्पिरेशन प्रोसेस। ये तो बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे CET में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो हमारा जो एल्वियोलाई है, इस एल्वियोलाई के पास कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों गैसेस होते हैं। मैंने आपको ये बहुत बार बोला है कि हम जब सांस लेते हैं ना तो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट है।
हम जो सांस लेते हैं हमारी हवा में नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर है, बहुत सारे गैसेस है। तो आपकी बॉडी में नाइट्रोजन भी जाता होगा, सल्फर भी जाता होगा, इसीलिए तो लंग कैंसर होता है, टॉक्सिसिटी होती है, अस्थमा होता है। लेकिन हम जब रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो हम नाइट्रोजन सल्फर की बात नहीं करते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ते हैं। हम गैसेस के बीच में भी पार्शलिटी कर रहे हैं, हम सब गैसेस के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब आपके पास जब बहुत सारी वैरायटी होती है लेकिन आप सिर्फ दो ही चीजों को भाव देते हो तो उसको बोलते हैं पार्शलिटी करना। तो यहाँ पर जब आप सिर्फ ऑक्सीजन के बारे में पढ़ोगे, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ोगे, तो उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी आप पार्शियलिटी कर रहे हो, आप सिर्फ ऑक्सीजन का प्रेशर पढ़ रहे हो और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर पढ़ रहे हो। प्रेशर मतलब क्या होता है? अवेलेबिलिटी ऑफ गैस, कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो देखो यहाँ पे हमारा जो लंग्स है, जब हम सांस लेते हैं तो वातावरण में आइडियली ऑक्सीजन ज्यादा है और CO2 कम है, बराबर ना? आइडियली नहीं, रियलिटी में भी ऑक्सीजन ज्यादा है, CO2 की मात्रा कम है, ठीक है। तो जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ज्यादा है, कितना है ऑक्सीजन? 104 मिलीमीटर मर्क्यूरी। और कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर जाता है, पर कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 40 मिलीमीटर मर्क्यूरी। ये अपना लंग्स का एल्वियोलाई है, दिस इज द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, ठीक है। अब मेरे लंग्स के आसपास जो ब्लड वेसल है उसको हम बोलेंगे पल्मोनरी कैपिलरी। क्या बोलेंगे? पल्मोनरी कैपिलरी। मतलब समझो ये जो ब्लड वेसल है इसको मैं बोलूंगी पल्मोनरी ब्लड वेसल। ये देखो पल्मोनरी ब्लड वेसल। मेरे पूरे बॉडी में से ऑक्सीजन यूज होने के बाद मेरे टिश्यूज के पास ऑक्सीजन पहुंचाने के बाद टिश्यूज ने जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है वो कार्बन डाइऑक्साइड इस पल्मोनरी वेसल में आता है। तो इस पल्मोनरी ब्लड वेसल के अंदर ये जो मेरी ब्लड वेसल है इसमें CO2 की मात्रा ज्यादा है, इसमें CO2 45 मिलीमीटर मर्क्यूरी है और इसमें ऑक्सीजन कम है, इसके पास सिर्फ 40 मिलीमीटर मर्क्यूरी ऑक्सीजन है। अब गैस एक्सचेंज के बारे में मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता देती हूँ कि गैसेस हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ही मूव होते हैं। गैसेस मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, या हाई पार्शियल प्रेशर बोल सकते हो टू लो पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा कहाँ पर है? ऑक्सीजन ज्यादा एल्वियोलाई में है और पल्मोनरी वेसल में ऑक्सीजन कम है। तो ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम लंग्स टू पल्मोनरी ब्लड वेसल। ये देखो ऑक्सीजन कहाँ पे ज्यादा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इज 40। ब्लड में कितना है ऑक्सीजन? 40। और लंग्स में कितना है ऑक्सीजन? 104। सो ये डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ आ रहा है? एल्वियोलाई का ऑक्सीजन ब्लड के पास आ रहा है, एल्वियोलाई का ऑक्सीजन ब्लड के पास आ रहा है। ये देखो एल्वियोलाई का ऑक्सीजन ब्लड के पास जाता है। और CO2 के साथ भी सेम होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो CO2 ज्यादा कहाँ पर है? CO2 ब्लड वेसल में ज्यादा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज मोर इन पल्मोनरी कैपिलरीज, इट इज मोर, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन एल्वियोलाई इज लेस। ब्लड में CO2 ज्यादा है, एल्वियोलाई में CO2 कम है, तो यहाँ का CO2 यहाँ जाएगा। मतलब एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड में आता है और ब्लड का CO2 एल्वियोलाई में जाता है। तो इस तरीके से हमारा गैस एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई में। इतने से पार्ट को 4 बार रिपीट करके देखो, आपको इजीली समझ जाएगा। बस आपको इतना ही समझना था कि ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ आएगा और CO2 कहाँ से कहाँ जाएगा। आपको ये चीज याद रहनी चाहिए, गैस ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। हवा में ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन लंग्स से टिश्यू के पास जाएगा और टिश्यूज के पास CO2 ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से लंग्स के पास जाएगा। तो यहाँ पर वही एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। ओके ये देखो ऑक्सीजन, ये देखो ये मेरा एल्वियोलाई है, ऑक्सीजन गया ब्लड के पास, CO2 आया लंग्स के पास, ऑक्सीजन गया CO2 बाहर आया, ऑक्सीजन इन CO2 आउट। यही गैस एक्सचेंज हमको देखना है, ऑक्सीजन इन CO2 आउट, ठीक है। अब ये जो नॉर्मल ब्लड के वॉल्यूम्स हैं ये आप लर्न करके रख सकते हो। आपको ये मैच द फॉलोइंग में आता है कि नॉर्मल जब हम सांस लेते हैं तो हम कितना गैस एब्जॉर्ब इनहेल कर सकते हैं, कितना गैस एक्सहेल कर सकते हैं? 500 ml। इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। जब आप योगा अवस्था में होते हो, जब आप योग अवस्था में होते हो, योगा करते हो, एकदम इनहेल एक्सहेल ऐसे करते हो,
तो जब आप फोर्स ब्रीदिंग करते हो, फोर्स इंस्पिरेशन करते हो, तो कितना इंस्पिरेशन कर सकते हैं? 2000 से 3000 ml। और फोर्स एक्सपीरेशन कितना कर सकते हैं? 1000 टू 1100 ml। आपको ये सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए। जब आप सांस बाहर छोड़ देते हो, पूरी सांस बाहर छोड़ देते हो, तो भी हमारे बॉडी के कोने कोने में ना थोड़ी थोड़ी गैस हमेशा, मतलब थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन हमेशा बचा हुआ रहता है। वो जब मर जाते हैं हम, हमारी डेड बॉडी जब एकदम सड़ने लग जाती है, तब वो गैस खत्म होता है। वरना आपने सुना होगा ना, मरने के बाद भी हमारे ऑर्गन्स जिंदा होते हैं ऑर्गन डोनेशन करने के लिए। तो वो ऑर्गन्स कैसे जिंदा होते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में थोड़ा सा बचा हुआ गैस होता है, ऑक्सीजन होता है, जो हमारे ऑर्गन्स को थोड़े टाइम के लिए एक्टिव रखता है। तो वो जो थोड़ा सा बचा हुआ गैस है, उसको बोलते हैं डेड स्पेस। ये हमेशा हमारी बॉडी में रहेगा, कभी बाहर नहीं जाएगा। दैट इज 150 ml। ओके, तो इसको भूल जाओ। अभी ये देखो, जब मैं योगा कर रही थी तो मैंने 2000 ml सांस अंदर ली, लेकिन जब मैंने सांस बाहर छोड़ी तो सिर्फ 1000 ml सांस बाहर निकली। बीच में कहाँ झोल हो गया? बीच में 1000 ml हवा कहाँ चली गई? तो ये जो बाकी की 1000 ml हवा है, जो बीच में कहीं तो गायब हो गई, इसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। मतलब इंस्पिरेशन, फोर्स्ड इंस्पिरेशन और फोर्स्ड एक्सपिरेशन करने के बावजूद भी जो थोड़ी सी हवा अंदर बच जाती है, दिस इज 1100 ml। ओके, और फिर यहाँ पे आता है अपना लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी एंड वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी मतलब क्या होता है? देखो इधर पे फॉर्मूला दिया है। वाइटल कैपेसिटी मतलब क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम कितना है? 500। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है? 3000। एक्सपीरियंस, अगर मैं ये वैल्यू ले रही हूँ तो यहाँ पे मैं ये वाली वैल्यू लूंगी 1100। तो कितना हो जाएगा? 3500, 4500, 4600 बराबर। यस। और टोटल लंग कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है? दिस इज द फॉर्मूला फॉर वाइटल कैपेसिटी। ये देखो 4600। टोटल लंग कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है? टोटल लंग कैपेसिटी का फॉर्मूला है वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। तो वाइटल कैपेसिटी कितनी है मेरी? 4600 ml प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम कितना है? दिस 1100 ml। तो आंसर कितना आएगा? 5700 ml। ये देखो, दिस इज माय टोटल लंग कैपेसिटी ऑन एन एवरेज। सो इस तरीके से आप ये वैल्यूज याद रख सकते हो। इसमें से आपको मैच द कॉलम आ सकता है, सीईटी में कंपलसरी क्वेश्चन आता है। बोर्ड्स में आज तक क्वेश्चन आया है क्या? नहीं, लेकिन सीईटी में हर साल आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ऑल राइट, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है अपना इंटरनल रेस्पिरेशन। अभी बहुत ही सिंपल टॉपिक है बच्चों को, लेकिन इससे डर लगता है, तो आपका डर निकाल देते हैं, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन में आपको क्या क्या याद रखना है, इस पे से कभी क्वेश्चन आया है क्या? नहीं, इसमें से आपको क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ सकते हैं। तो देखो इसमें याद क्या क्या रखना है और इसका मतलब क्या होता है। इंटरनल रेस्पिरेशन मतलब अपने एल्वियोलाई के अंदर जब ऑक्सीजन जाता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, तो ये हमारे ब्लड और हमारे टिश्यूज तक पहुंचता कैसे, वो हमको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, हमारे बॉडी के जो टिश्यूज हैं उनको ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ हवा से मिलता है क्या? नहीं, 3% ऑक्सीजन हमें डिजोल्व फॉर्म में मिलता है प्लाज्मा से। प्लाज्मा मतलब क्या? अपना वाटर। तो वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसकी मदद से भी हमारे टिश्यूज तक ऑक्सीजन पहुंचता है। अब 100% ऑक्सीजन में से 3% ऑक्सीजन पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाटर ने ले ली, तो मतलब 97% ऑक्सीजन मुझे हीमोग्लोबिन की मदद से मिलेगा। तो कभी भी 100% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के ऊपर डिपेंडेंट होगा क्या? नहीं, यानी 100% सैचुरेशन रेट इज ऑलवेज गोइंग टू बी रेयर। सैचुरेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। देखो ये हमारा ब्लड सेल है, आरबीसी है। एक रेड ब्लड सेल में अप्रोक्सीमेटली 270 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये देखो यहाँ पे आपको दिया गया है आपकी टेक्स्ट बुक में ही कि एक रेड ब्लड सेल में अप्रोक्सीमेटली 270 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर 4 प्रोटीन चेन्स होते हैं। ये देखो, ये मेरा रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हैं। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इस तरीके से दिखता है। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के पास 4 प्रोटीन चेन है। दिस इज चेन नंबर 1, दिस इज चेन नंबर 2, दिस इज चेन नंबर 3, दिस इज चेन नंबर 4। और हर एक प्रोटीन चेन के पास अपना खुद का आयरन ग्रुप होता है। दिस इज द आयरन ग्रुप। इसको अगर हम जूम करके देखेंगे तो ये इस तरीके से दिखाई देता है। ये बाइवेलेंट है, यानी कि इसके पास 2 ऑक्सीजन मतलब O2 मॉलिक्यूल बाइंड करने की कैपेसिटी होती है। तो देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन बाइंड होगा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन बाइंड होगा, ये जो पीछे छुपा हुआ है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड होगा और यहाँ पे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड होगा।
यानी एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को अडॉप्ट कर सकता है। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो सकता है, क्योंकि हमारे पास 4 आयरन ग्रुप प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन के अंदर। तो हमको जो कंपाउंड मिलता है, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ जाएगा? ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जाएगा टिश्यू के पास। टिश्यू के पास जाकर ये हीमोग्लोबिन हमारे टिश्यू को ऑक्सीजन दे देता है। ये ऑक्सीजन जाता है टिश्यू के पास, और टिश्यू के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड बना था, वो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ आके बाइंड हो जाता है। मतलब हीमोग्लोबिन इज लाइक पोस्टमैन अंकल। पोस्टमैन अंकल जब आपके लिए कोई पार्सल लेकर आते हैं, तो पार्सल देते टाइम वो आपका सिग्नेचर लेते हैं, तभी आपको पार्सल देते हैं। तो एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से लिया ऑक्सीजन, 2 CO2 लो। मतलब जब हमारा हीमोग्लोबिन टिश्यू के पास जाएगा तो ऑक्सीजन दे देगा, टिश्यू को ऑक्सीजन देगा और टिश्यू से CO2 लेकर वापस आ जाएगा। तो ये जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो हमारे हीमोग्लोबिन का, हमारे ऑक्सीजन का डिग्री ऑफ सैचुरेशन किस पे डिपेंड करेगा? ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पे। ऑक्सीजन अगर ज्यादा अवेलेबल है तो सैचुरेशन रेट ज्यादा होगा, अगर ऑक्सीजन ही कम है तो सैचुरेशन रेट भी कम हो जाएगा। जब आप ट्रैकिंग करते हो, पहाड़ पे जाते हो, ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लग जाती है। मैं पिछले 2 साल से केदारनाथ के ट्रिप पे जा रही हूँ, और हर बार ऐसा होता है कि ऊपर जाते ही ऑक्सीजन की कमी की वजह से मेरा पेट दुखने लगता है, मतलब मेरा स्प्लीन में बहुत ज्यादा पेन होने लग जाता है। तो वो ऑक्सीजन कम होने की वजह से बॉडी जो है वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन डिमांड करती है, जिसके वजह से बॉडी एकदम से फैटिग होने लग जाती है, बॉडी के ऑर्गन्स एकदम से फैटिग होने लग जाते हैं। तो पता चल जाता है कि भाई ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, और कितने लोग तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से बेहोश भी होते हैं, मैंने ये भी देखा है। सो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि अपना सैचुरेशन रेट क्या होगा। सबसे पहली बात, 100% सैचुरेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 3% ऑक्सीजन तो पानी से मिल रहा है। दूसरी बात, ज्यादा से ज्यादा कितना सैचुरेशन हो सकता है? 95 to 97%। डिग्री ऑफ सैचुरेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पे। अगर ज्यादा ऑक्सीजन रहेगा तो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगा, ऑक्सीजन ही कम है तो हीमोग्लोबिन के साथ कुछ भी बाइंड नहीं होगा, यानी डिग्री ऑफ सैचुरेशन लो हो जाएगा। तो अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, मतलब ऑक्सीजन 30 मिलीमीटर मर्क्यूरी तक पहुंच गया, एकदम कम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अगर हो गए, तो हम ऐसा बोलते हैं कि ओनली 50% सैचुरेशन रेट कैन बी अचीव्ड। यानी कि ये जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, इसमें से सिर्फ 2 प्रोटीन चेन्स के साथ ऑक्सीजन बाइंड होगा, बाकी 2 प्रोटीन चेन्स ऐसे ही खाली रहेंगी। मतलब बॉडी में धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी होने लग जाएगी। तो ये देखो, ये मेरा टिश्यू है और ये मेरा लंग्स है। मेरे लंग्स के पास ऑक्सीजन ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड कम है, बराबर। लंग्स के पास ऑक्सीजन ज्यादा है 104 मिलीमीटर मर्क्यूरी, और कार्बन डाइऑक्साइड कम है 40 मिलीमीटर मर्क्यूरी। और ये जो मेरा टिश्यू है, इस टिश्यू ने सारा ऑक्सीजन यूज कर लिया, और इसने क्या रिलीज किया? CO2 रिलीज किया। जब हमारे टिश्यू में CO2 बनता है, तो ये CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये कार्बोनिक एसिड बनने की वजह से हमारा जो pH है, pH लो होने लग जाता है, यानी कि pH एसिडिक होने लग जाता है। अगर pH एसिडिक हो गया तो हमारी एंजाइम एक्टिविटी पे असर पड़ेगा, और अगर एंजाइम एक्टिविटी चेंज हो गई तो उसकी वजह से बॉडी का मेटाबॉलिज्म डैमेज हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, इसीलिए ऐसे एकदम बैटमैन बन के हीमोग्लोबिन आ जाता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन फटाफट फटाफट फटाफट, लंग्स के पास था हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन किसके पास था? यहाँ पे लंग्स के पास था। हीमोग्लोबिन लंग्स से ऑक्सीजन को उठाता है, ये टिश्यूज के पास आता है, और टिश्यू को बोलता है रुक जा, ये ले ऑक्सीजन। तो हीमोग्लोबिन टिश्यू को अपना ऑक्सीजन दे देता है, और बदले में टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर लंग्स के पास चला जाता है। हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड लेकर लंग्स के पास आ जाता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये पहले ही हीमोग्लोबिन के पास अगर आ जाएगा तो एसिड बनेगा ही नहीं। एसिडिटी अगर होगी नहीं तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म एकदम मस्त मक्खन के जैसे चलता रहेगा। तो जब हमारी बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ता है, जब हमारी बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ता है, जब हमारी बॉडी में एसिडिक pH होना स्टार्ट हो जाता है, when there is rise in CO2, when there is increase in the temperature, when there is increase in the acidity, तभी हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो आकर ऑक्सीजन छोड़ता है और CO2 को लेकर लंग्स के पास जाता है। तो मतलब जब हमारी बॉडी में CO2 बढ़ जाता है, तब हम लंग्स के पास जाते हैं कि बाबा ऑक्सीजन दे दे, इधर पे CO2 बढ़ गया है। तो हमारा जब ग्राफ राइट साइड शिफ्ट होता है, क्योंकि लंग्स राइट साइड में प्रेजेंट है और टिश्यू लेफ्ट साइड में, ग्राफ के लेफ्ट साइड में टिश्यू प्रेजेंट है, तो जब हमारा ग्राफ
राइट साइड में शिफ्ट होगा, इसको बोलते हैं बोर इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? बोर इफेक्ट। बोर की स्पेलिंग में यहाँ पर ये देखो, बोर की स्पेलिंग में आर आता है। आर मतलब राइट साइड। अगर हमारा ग्राफ राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, मतलब हम ऑक्सीजन लेने के लिए जा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज बोर इफेक्ट। और जब हमको ऑक्सीजन मिल जाता है तो हम लेफ्ट साइड आते हैं, टिश्यू के पास। ऑक्सीजन देने के लिए हम टिश्यू के पास आते हैं, तो हम जब लेफ्ट साइड मूव होते हैं, इसको हम बोलते हैं हेल्डेन इफेक्ट। हेल्डेन इफेक्ट की स्पेलिंग में एल आता है। एल मतलब लेफ्ट। तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन आ जाएगा, एक बार ऑक्सीजन यहाँ आ गया तो एसिड नहीं बनेगा। देखो आपका पीएच फिर से बेसिक हो जाएगा, एसिडिटी खत्म हो जाएगी और सब प्रोसेस वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो जब आपको ऑक्सीजन चाहिए आप राइट साइड जाते हो, जब आपको वो ऑक्सीजन टिश्यू को देना है आप लेफ्ट साइड आते हो। बोर इफेक्ट, हेल्डेन इफेक्ट, बोर इफेक्ट, हेल्डेन इफेक्ट। क्लियर एवरीबॉडी? ओके। अभी इस बॉक्स में क्या बताया है? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के बारे में बताया है। सीईटी में इसमें एमसीक्यू पूछा जाता है कि हमारा जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, इट इज लाइक दैट टॉक्सिक गर्ल। वो मीम्स आते हैं ना कि एक लड़की को एक लड़का वही पसंद आता है जो उसको भाव नहीं देता है, जो लड़का उसको भाव देता है लड़की उसको भाव नहीं देती है। तो लड़कियों को बेसिकली टॉक्सिक लड़के पसंद आते हैं, आजकल की लड़कियों को, ये जो जेन जी जनरेशन वाली लड़कियां हैं। तो अपना हीमोग्लोबिन इज लाइक दैट टॉक्सिक गर्ल, है ना। बेचारा पूकी बॉय इधर पे उस लड़की के लिए फ्लावर्स लेके आ रहा है, उसको भाव दे रहा है, पर उस लड़की को भाव ही नहीं चाहिए। उस लड़की को उसी लड़के के पीछे जाना है जो उसको भाव नहीं देता है। तो हीमोग्लोबिन इज द टॉक्सिक गर्ल, जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा पसंद है। हीमोग्लोबिन लव्स कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होता है होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। और समझो, मतलब वो बोलते हैं ना, वो केजीएफ मूवी में भी दिखाया गया है कि वो लड़की को पसंद आ के भी कौन आया, इतना बड़ा डॉन, है ना। बेसिक इतने अच्छे पुलिस ऑफिसर्स और इतने अच्छे सादे कॉमन पीपल मर गए थे जो उसको वो डॉन पसंद आया। तो ऐसे हीमोग्लोबिन को भी ये पॉइजनस गैस पसंद आता है, और इतना पसंद आता है कि 250, अगर तुम इस हीमोग्लोबिन को चॉइस दोगे, इस लड़की को चॉइस दोगे कि तुम्हारे पास 250 टाइप्स के लड़के हैं, आईएएस ऑफिसर है, कलेक्टर है, मिनिस्टर है, ये है वो है, तो भी वो जाएगी मिट्टी खाने, एकदम सबसे घटिया से घटिया लड़के के पास ही जाएगी। मैं लड़की होके ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि दिस इज द रियलिटी। आजकल की जनरेशन यही कर रही है, मेरी जनरेशन नहीं, आजकल की जो जनरेशन है वो लोग यही कर रहे हैं। 16 साल, 17 साल, 18 साल की उम्र में लोग शादियां कर रहे हैं। जो इंस्टाग्राम पे मैं देख रही हूँ मैं वही बता रही हूँ, ठीक है। नॉट एवरीबडी इज लाइक दिस, बट मोस्ट ऑफ द जनरेशन इज ब्लाइंड इन लव। ओके, सो हीमोग्लोबिन को कार्बन मोनोऑक्साइड ही पसंद आता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए इट इज अट्रैक्टेड 250 टाइम्स मोर। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं रहा तो थोड़ा सा कम डेंजरस गैंगस्टर उसको पसंद आएगा, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। पर ऑप्शन रहता है, कभी कभी हीमोग्लोबिन का मन करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड कर सकता है, या फिर ऑक्सीजन कर सकती है, या ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर सकती है। सो इट डिपेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एफिनिटी होती है उसकी कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर, 250 टाइम्स मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कार्बन मोनोऑक्साइड। जब हमारा हीमोग्लोबिन, इधर देखो मैं कुछ आपको टर्मिनोलॉजीज बता रही हूँ, जब हमारा हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड होता है तो इस कंपाउंड को बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये मैं आपको शॉर्टकट टर्म्स बता रही हूँ, इसको डिटेल में मैंने अपने डिटेल वाले लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। जब हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है तो इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और अगर हमारा हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड हुआ, प्लस है ये, तो इसको बोलेंगे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। अब आप लोग अपना सर खुजाओगे कि अरे इसको कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन क्यों बोला, इसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाता है पता है? अपना जो हीमोग्लोबिन अभी अपन ने देखा ना, ये हीमोग्लोबिन के पास प्रोटीन चेन है। इस प्रोटीन चेन को अगर मैं खोलूं तो प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो एक साइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक साइड अमोनिया ग्रुप है। इसको सी टर्मिनल बोलते हैं, इसको एन टर्मिनल बोलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा एन टर्मिनल के पास जाके बाइंड होता है, यानी अमीनो ग्रुप के पास जाके बाइंड होता है। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड वाले कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कार्ब अमीनोग्लोबिन। मतलब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के अमीनो ग्रुप के पास जाके बाइंड हुआ है, आयरन ग्रुप के पास जाके बाइंड नहीं हुआ है। सो दिस इज द कंक्लूजन। नेक्स्ट अपना आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। अभी CO2 इज नॉट गुड फॉर द बॉडी। क्यों अच्छा नहीं है मैम बॉडी के लिए? क्योंकि CO2 अगर हमारी बॉडी में रहा तो ये बार बार कार्बोनिक एसिड बनाएगा। कार्बोनिक एसिड की वजह से क्या होगा? आपका पीएच लो होगा।
पीएच अगर लो होगा तो एंजाइम एक्टिविटी चेंज होगी, एंजाइम एक्टिविटी चेंज होगी तो आपका मेटाबॉलिज्म डैमेज होगा। तो अभी इस CO2 को मुझे कैसे भी करके बॉडी से बाहर निकालना है। तो फिर से यहाँ पे 2 तरीके से या 3 तरीके से हम CO2 को बॉडी के बाहर निकाल सकते हैं। हमारा पहला तरीका क्या होता है कि वाटर की मदद से हमारा जो प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा 7% CO2 को कन्वर्ट करता है कार्बोनिक एसिड में। किस में कन्वर्ट करता है? कार्बोनिक एसिड में, जो बाद में CO2 और H2O में फिर से ब्रेक होके CO2 को रिलीज कर देगी। लेकिन ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है। ये जो प्रोसेस प्लाज्मा में होता है ना, ये देखो यहाँ 10% दिया है बट एक्चुअली इधर 7% आना चाहिए। ये जो 7% प्रोसेस प्लाज्मा में होता है, दिस प्रोसेस इज वेरी स्लो। हम इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। CO2 को अगर बाहर निकालना है तो थोड़ा फास्ट प्रोसेस करना पड़ेगा। ये देखो ये प्रोसेस प्लाज्मा में हो रहा है पर ये प्रोसेस स्लो है। 7% CO2 प्लाज्मा की मदद से बाहर जाता है। दूसरा इंक यूज करती हूँ, ये दिख नहीं रहा है, 1 मिनट। ये प्रोसेस प्लाज्मा में हो रहा है पर ये प्रोसेस बहुत स्लो है। तो सेम प्रोसेस रेड ब्लड सेल में भी होता है। अला वाह, कैसे होता है सेम प्रोसेस रेड ब्लड सेल में? रेड ब्लड सेल में 2 प्रोसेस चालू रहता है। एक ये वाला प्रोसेस चालू होता है, ठीक है, और एक ये वाला प्रोसेस चालू होता है। पहले हम इस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। हमारे रेड ब्लड सेल में एक स्पेशल एंजाइम प्रेजेंट है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये एंजाइम क्या करता है? ये सेम रिएक्शन करता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है पर थोड़ा फास्ट। और ये कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने की वजह से ये एसिड तुरंत स्प्लिट हो जाती है कार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन में। हाइड्रोजन आयन को बैलेंस करने के लिए हम अपने प्लाज्मा में से सॉल्ट जो प्रेजेंट है, समझो अपने प्लाज्मा में NaCl सॉल्ट प्रेजेंट है, तो हम यहाँ से क्लोराइड आयन को अंदर शिफ्ट करके लेकर आते हैं ताकि वो हाइड्रोजन के साथ बैलेंस हो जाए, पीएच को बैलेंस कर दे। तो जब आप क्लोराइड को अंदर शिफ्ट करके लाते हो तो इसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट, या इसको बोलते हैं हैमबर्गर फिनोमिनन, जो आपको 2024 में MCQ पूछा गया था। तो हैमबर्गर फिनोमिनन क्या होता है? देखो, सॉरी 2023 में पूछा गया था। व्हाट इज हैमबर्गर फिनोमिनन? क्लोराइड आयन डिफ्यूजेस इनसाइड RBC। क्लोराइड आयन जब RBC के अंदर आता है तो उसको बोलते हैं हैमबर्गर फिनोमिनन। क्यों आता है क्लोराइड आयन अंदर? ताकि वो H+ को बैलेंस कर सके। H+ क्लोराइड आयन के साथ मिलके बैलेंस हो जाएगा, मतलब टेम्पररी ये भी एसिडिक स्ट्रक्चर ही बन रहा है पर ये सिर्फ टेम्पररी स्ट्रक्चर है। इसके साथ जो HCO3- बना है, ये HCO3- बाहर प्लाज्मा में जाता है और प्लाज्मा में जाके ये सोडियम के साथ बाइंड हो जाता है, तो हमको मिलता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट की मदद से हम ये CO2 को लंग्स के बाहर फेंक देंगे, ठीक है। तो देखो सिर्फ यही एक MCQ आया है, इसीलिए पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ रहा है। कहाँ गए? हाँ, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लाज्मा की मदद से बाहर जाता है 7%, बाकी 70% बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में निकाला जाता है। ये टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परसेंटेज आपको पूछा जाता है बोर्ड्स में या CET में। तो यहाँ देखो हमारा जो CO2 है जब रेड ब्लड सेल के अंदर आएगा तो रेड ब्लड सेल के पास हीमोग्लोबिन भी है और उसके पास एक स्पेशल एंजाइम भी है। उस एंजाइम का नाम क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ये एंजाइम जिंक के प्रेजेंस में काम करता है और ये एंजाइम हमारे CO2 को कन्वर्ट कर देता है कार्बोनिक एसिड में। सो द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड इनसाइड द RBC इज वेरी हाई। तो यहाँ पे आपका कार्बोनिक एसिड बनेगा। नाउ दिस कार्बोनिक एसिड इज वेरी अनस्टेबल, तो ये एसिड तुरंत ब्रेक हो जाता है। दिस एसिड इज वेरी अनस्टेबल, इसीलिए ब्रेक होके क्या करता है? इट फॉर्म्स HCO3- एंड H+ आयन। अब ये HCO3- बाहर शिफ्ट हो जाएगा। ये देखो ये जो HCO3- है ये बाहर प्लाज्मा में आ जाएगा और बाहर जो क्लोराइड आयन है वो अंदर चला जाएगा, एक बाहर एक अंदर, तो इसको बोलेंगे क्लोराइड शिफ्ट। जब आपका क्लोराइड आयन अंदर आता है तो उसको बोलते हैं हैमबर्गर फिनोमिनन, ठीक है। देखो यहाँ पे क्लोराइड अंदर आया, क्लोराइड मूव्स इन एंड HCO3- मूव्स आउट। तो अब क्या होगा? जो HCO3- बाहर आया था वो सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। अब देखो हमारे पास ना बहुत सारा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बहुत सारा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये हाइड्रोजन आयन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करे उससे पहले ही हीमोग्लोबिन इसके साथ आके बाइंड हो जाता है। मतलब
ये कुछ सेकंड्स के लिए इस हाइड्रोजन को तुमने अकेला छोड़ दिया, जैसे छोटे बच्चे को कुछ सेकंड्स के लिए अकेला छोड़ दो, वो बच्चा फटाक से मिट्टी खाने लग जाता है। आप मतलब ऐसे उस छोटे बच्चे को नीचे छोड़ के आप खाली किचन तक जाओगे, तब तक देखोगे अरे वो बच्चा कहाँ का कहाँ चला गया। तो वैसे ही हाइड्रोजन सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए अलग हुआ, उतने में क्लोराइड अंदर आने से पहले ही ये हाइड्रोजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो गया। तो इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन। क्या बोल देंगे इसको हम? रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन। यानी एक टाइप का बफरिंग रिएक्शन हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, ये देखो, इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन, जो यहाँ पे हमारे रिएक्शन को बफर कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे आपका जो हाइड्रोजन है ये क्लोराइड के साथ बाइंड होने से पहले ही अपने हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है, लेकिन बाद में ये हाइड्रोजन वापस रिलीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो बाहर सोडियम बाइकार्बोनेट बना था वो सोडियम बाइकार्बोनेट फिर से अंदर आएगा, मतलब HCO3 माइनस फिर से अंदर आएगा, HCO3 माइनस जब अंदर आएगा तो हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन फिर से रिलीज होगा, फिर से H2CO3 माइनस बनेगा, और अब ये फिर से स्प्लिट हो जाएगा CO2 में, और अब ये CO2 जाएगा लंग्स के पास। मतलब पहले हमने टिश्यू से CO2 कलेक्ट किया, ये अपना टिश्यू है, टिश्यू के पास से हमने CO2 कलेक्ट किया, इसीलिए ये सब स्टेप करना पड़ा। और अब हम लंग्स के पास जा रहे हैं, तो लंग्स के पास जब हम जाएंगे तो हमको वापस से CO2 को अलग करना है, तो ये वापस से CO2 को स्प्लिट करने में हेल्प करता है। सेम प्रोसेस प्लाज्मा में भी होता है, पहले टिश्यू से CO2 को लिया और फिर लंग्स को दिया। टिश्यू से लिया मतलब ये देखो, टिश्यू से CO2 को लिया, RBC में रिएक्शन किया और फिर लंग्स को CO2 दे दिया। सो दिस इज हाउ योर एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस। और ये सब कुछ किसके वजह से पॉसिबल है? ओनली विद द हेल्प ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम आप इस CO2 को लंग्स तक पहुंचा पाते हो। तो ये 70% प्रोसेस कार्बोनेट आयंस के फॉर्म में होता है। ये जो कार्बोनेट आयन है इसकी मदद से ही हम CO2 को आगे पहुंचा पाते हैं। तो कार्बोनेट आयंस की मदद से 70% प्रोसेस हुआ, लेकिन तीसरा प्रोसेस भी इधर चालू है। हीमोग्लोबिन की मदद से भी तो CO2 अंदर और बाहर आ रहा है। ये देखो, हीमोग्लोबिन की मदद से जब आपका हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता है तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनता है। तो ये प्रोसेस भी चालू है, ये एक अलग प्रोसेस है, ये एक अलग प्रोसेस है, पर दोनों प्रोसेस एक रेड ब्लड सेल के अंदर ही चलता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं विद द हेल्प ऑफ रेड ब्लड सेल्स 23% CO2 हीमोग्लोबिन की मदद से निकलता है, 70% CO2 कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की मदद से निकलता है, और 7% CO2 वाटर की मदद से निकलता है। सो ये तीन स्टेप्स की मदद से हम अपना CO2 बॉडी के बाहर लंग्स तक पहुंचा देते हैं। और लास्ट में आता है सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि एंड प्रोडक्ट अपना क्या है कि आप इतना जो सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, एंड रिजल्ट अपना क्या होना चाहिए? ATP फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हमारे पास ग्लूकोज था, हमने सांस लिया, जैसे ही आप सांस लेते हो तो CO2 बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। अभी इस एनर्जी को यूज करके मुझे ATP बनाना है। एक ATP मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमको 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी यूज होती है। सो द एनर्जी विच इज फॉर्म्ड, ये जो ATP बन रहा है, ATP इज यूज्ड टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस एंड इट इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये ATP बनाने के लिए मुझे कितनी हीट एनर्जी चाहिए? 7.3 किलो कैलोरीज फॉर 1 ATP मॉलिक्यूल्स। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर CET MCQ कैलकुलेशन। यहाँ तक सबको समझ में आया है? अब 8.4 वाला टॉपिक आपको कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, फिर भी आप ये वाला लाइन याद रख सकते हो कि पॉन्स एरोली और मेडुला ऑब्लोंगेटा को हम अपना रेस्पिरेटरी सेंटर बोलते हैं। 8.5 वाला टॉपिक भी आपको एग्जाम में नहीं आता है। 8.6 इंपॉर्टेंट है, 2024 में इसका आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। ये देखो 8.6 वाला जो टॉपिक है, हाँ, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आया था, रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स और उसके सिम्टम्स आपको मैच करने थे कि कौन से डिसऑर्डर का सिम्टम्स क्या होता है। ब्रेकडाउन ऑफ एल्वियोलाई मतलब एम्फाइसीमा। अब इसको आप लिखोगे कैसे? आप ये क्वेश्चन लिखोगे और मतलब आप ऐसा लिखोगे, आंसर नंबर 13, ठीक है। आप इधर पे लिखोगे A, पूरा का पूरा क्वेश्चन कॉपी करोगे और फिर उसके सामने उसका आंसर लिखोगे एम्फाइसीमा। फिर आप लिखोगे B, पूरा क्वेश्चन लिखोगे और उसके सामने उसका आंसर लिखोगे। समझो अगर आपके पास टाइम नहीं है, घाई घाई में अगर आप आंसर लिख रहे हो और ऐसा ही क्वेश्चन आया, तो अगर आपके पास पूरा क्वेश्चन कॉपी करने का टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट A लिखकर उसका आंसर लिख दो, B लिखकर उसका आंसर लिख दो। हो सके तो क्वेश्चन लिखो, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट ऑप्शन लिख के उसका आंसर लिख दोगे तो भी चलेगा।
तो देखो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए रेस्पिरेटरी डिजीजेस वाला टेबल प्लीज ऑप्शन में मत छोड़ना। कौन सी डिजीज में क्या सिम्टम्स होते हैं और उसका कॉज क्या होता है, ये सब आपको पढ़ के जाना है। और कुछ भी आ सकता है, आपको गिन के 7-8 डिजीज दी है, ये 7-8 पूरा का पूरा पढ़ना है। इसमें से चांसेस होते हैं ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर तो पूछेंगे ही पूछेंगे, बाकी कुछ भी आ सकता है। एम्फाइसीमा बार बार आता है, ये सेम टॉपिक चैप्टर नंबर 12 में भी दिया गया है, इसीलिए ये तो पूछ ही सकते हैं एम्फाइसीमा। साइनोसाइटिस भी आ सकता है, अस्थमा, निमोनिया, ये कॉमन क्वेश्चंस है जो पूछे जाते हैं। तो डिजीज और उसका सिम्टम और उसका कॉज कि किसके वजह से होता है, क्योंकि सारे के सारे लंग डिसऑर्डर्स पोल्यूशन की वजह से नहीं होते, कुछ डिसऑर्डर्स वायरस, कुछ डिसऑर्डर्स बैक्टीरिया की वजह से भी होते हैं। तो आपको ये पूरा टेबल लर्न करके जाना है, ये नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, बट बाकी ये 3 कॉलम्स आपको कंपलसरी करने ही करने हैं। फिर टॉपिक नंबर 8.7 आपको, हाँ 8.6 में वेंटिलेशन के बारे में भी आता है। आर्टिफिशियल वेंटिलेशन मतलब क्या होता है, अगर आप नॉर्मली सांस नहीं ले पा रहे हो किसी डिफेक्ट के वजह से, अगर आप प्रॉपरली नहीं सांस ले पा रहे हो तो आपको आर्टिफिशियल मदद दी जाती है। आर्टिफिशियल वेंटिलेशन के 2 मेन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहली बात तो जहां पर भी आपका ब्लॉकेज हुआ है, आपके ट्रैकिया में कट करके आपका जो एयरवे है उस एयरवे के ब्लॉकेज को खोलो ताकि आप सांस ले सको। पहला तरीका ये होता है कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के ब्लॉकेज को खोलो। और दूसरा तरीका क्या होता है, अगर कोई पानी में डूब रहा है वगैरह और उसकी सांस ब्लॉक हो गई है तो उसका माउथ ओपन करके फू फू करके जोर से उसके लंग्स में हवा पंप करो ताकि उसका लंग्स फिर से इन्फ्लेट हो सके और उसका जो एयर ब्लॉकेज हो गया था वो खुल सके। वेंटिलेटर एक ऐसी मशीन होती है जो मोस्टली कोमा पेशेंट्स और जो वेंटिलेटर पे पेशेंट्स होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। ये हॉस्पिटल में ऐसा लाइफ सपोर्ट सिस्टम के जैसा भी यूज किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, लंग्स में ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने की कोशिश करते हैं, तो बेसिकली पेशेंट को ब्रीथ करने में हेल्प किया जाता है। ठीक है, ये वाला टॉपिक भी आपको एग्जाम में नहीं पूछा गया है तो भी आप ये वाला टेबल लर्न करके जा सकते हो शॉर्ट में कि कौन से ऑर्गेनिज्म में कैसे टाइप का रेस्पिरेशन होता है, ऑर्गेनिज्म इन सर्कुलेशन, तो ये आप पढ़ के जा सकते हो। ठीक है, हाँ अब हम आते हैं टॉपिक नंबर 8.8 में। तो अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सर्कुलेशन इन एनिमल्स। अभी सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो इसमें से आपको ये वाला क्वेश्चन जो है डबल सर्कुलेशन वाला टॉपिक, ये आपको 2022 के क्वेश्चन पेपर पे पूछा गया है। ठीक है, ये देखो डायरेक्ट आपको फ्लो चार्ट दिया था और आपको यहाँ पर लेबल करने के लिए दिया गया है। ऐसा क्वेश्चन अगर आया तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। इसके अलावा 2023 में तो सर्कुलेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था और 2024 में भी सर्कुलेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, बट 2022 में आया था तो हो सकता है कि अब 2025 में भी आ जाए, इसीलिए हम इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। और सिंपल टॉपिक है, आपने 10वीं में भी ये टॉपिक पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको फटाक से। सर्कुलेशन 2 टाइप का होता है, एक होता है ओपन सर्कुलेशन, एक होता है क्लोज्ड सर्कुलेशन। अब ओपन सर्कुलेशन और क्लोज सर्कुलेशन में क्या डिफरेंस है, सिर्फ 2 पॉइंट्स याद रखो। ओपन सर्कुलेशन में जो भी हमारा न्यूट्रिएंट्स है और गैसेस है ये डायरेक्टली ब्लड और टिश्यू के बीच में डायरेक्ट होता है, बिटवीन द कैविटी एंड द ब्लड सेल्स। मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो डायरेक्ट हमारे टिश्यूज को मिलते हैं, हमारे हार्ट से ब्लड जब पंप होता है, ये देखो हार्ट में से ब्लड निकल के डायरेक्ट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, डायरेक्ट हार्ट में जाता है, मतलब कोई भी ब्लड वेसल इन्वॉल्व नहीं है। देर आर नो ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व, यहाँ पर कोई भी ब्लड वेसल नहीं है, डायरेक्ट बॉडी कैविटी में न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज हो रहे हैं। और ओपन सर्कुलेशन वाले एनिमल्स के अंदर कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं प्रेजेंट होता है, इसीलिए इनका ब्लड कलरलेस दिखाई देता है, जो आपने 11th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ये देखो ओपन सर्कुलेशन में देयर इज डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्लड वेसल्स की मदद से हर एक बॉडी के पार्ट तक पहुंचाए जाते हैं। सो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो भी एक्सचेंज होगा ब्लड वेसल्स की मदद से होगा। ओपन सर्कुलेशन में देयर आर नो ब्लड वेसल्स। क्लोज्ड सर्कुलेशन में बॉडी टिश्यू और न्यूट्रिएंट्स के बीच में ब्लड वेसल्स आते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जैसे ऑक्टोपस के पास कॉपर पिगमेंट है इसीलिए ऑक्टोपस का ब्लड ब्लू कलर का दिखता है। हमारे पास हीमोग्लोबिन पिगमेंट है इसीलिए हमारा ब्लड रेड कलर का दिखता है, जो गैस एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप का होता है, एक सिंगल एक डबल। सिंगल सर्कुलेशन की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो ब्लड है हार्ट के पास एक ही बार आता है, इसीलिए इसको सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। यहाँ पर फिश का एग्जाम्पल दिया है, देखो फिश के जो गिल्स है, गिल्स की मदद से फिश रेस्पिरेशन करती है, तो गिल्स के पास ऑक्सीजन जब आता है ये ऑक्सीजन फिश की पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। तो जब ऑक्सीजन पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है उसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होने के बाद
जो CO2 है, ये CO2 हार्ट के पास जाता है, तो हार्ट के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, यानी कि इम्प्योर ब्लड जा रहा है। इसीलिए फिश के हार्ट को वीनस हार्ट बोला जाता है, क्योंकि वेन्स का जो ब्लड है वो हार्ट के पास जा रहा है, इसीलिए फिश के हार्ट को क्या बोला जाता है, वीनस हार्ट। और यहाँ पर हार्ट के पास एक ही बार ब्लड आता है, द हार्ट ऑफ द फिश रिसीव्स ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन, क्योंकि यहाँ पर एक ही बार ब्लड हार्ट के पास आता है, वापस से हार्ट के पास दूसरी बार ब्लड आता ही नहीं है। मतलब जितनी बार भी ब्लड आएगा सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आएगा हार्ट के पास, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा ही नहीं। तो इस टाइप के सर्कुलेशन को सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, डबल सर्कुलेशन में क्या होता है आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। डबल सर्कुलेशन में हार्ट के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आता है। देखो हार्ट के पास जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते 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 ये ब्लड सेल्स के पास जाएगा और सेल्स का CO2 कलेक्ट करते जाएंगे। तो ऑक्सीजन हम बॉडी को देते जाते हैं और बॉडी से CO2 कलेक्ट करते हैं। तो अब हार्ट के पास ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और हार्ट के पास ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। मतलब हार्ट के 2 चेंबर्स में प्योर ब्लड है और हार्ट के 2 चेंबर्स में इम्प्योर ब्लड है। ये देखो इस डायग्राम में आपको क्लियरली दिखाई देगा, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट होते होते फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड बचता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी हार्ट के पास आता है। फिर हार्ट डिसाइड करता है कि अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ भेजना है, तो हार्ट इस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के पास भेजता है। तो जब भी आपका ब्लड लंग्स के पास जाएगा उसको बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जब भी आपका ब्लड बॉडी के पास जाएगा उसको बोलेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो यहाँ पर CO2 लंग्स के पास आ रहा है और फिर लंग्स में से ऑक्सीजन लेने के बाद फिर से वो प्योर ब्लड हार्ट के पास आता है। मतलब प्योर ब्लड हो या इम्प्योर ब्लड हो, वो हमेशा पहले हार्ट के पास जाएगा और फिर हार्ट से बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पर हमारी बॉडी में 2 बार ब्लड हार्ट के पास आता है, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इस टाइप के सर्कुलेशन को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब क्या होता है, जब हमारे हार्ट के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। और पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब क्या होता है, जब हमारे लंग्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और लंग्स उसको ऑक्सीजनेट करके हार्ट को रिटर्न देता है, तो दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो आपको ये डायग्राम बाय हार्ट होना चाहिए, क्योंकि देयर आर हाई चांसेस कि ये डायग्राम आपको लेबलिंग के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी ये वाला जो टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, ये आपको एग्जाम में नहीं पूछा गया है, पर फिर भी MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि हमारे ब्लड का pH कितना होता है, हमारा जो ब्लड है वो कौन से जर्म लेयर से बना है, मीसोडर्म से बना है। ब्लड का pH 7.4 होता है। ब्लड के अंदर 2 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ब्लड सेल्स को फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं। प्लाज्मा 55% होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स 44% होते हैं। प्लाज्मा में सबसे ज्यादा वाटर होता है, बाकी सब प्रोटीन कंटेंट होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स 3 टाइप के सेल्स से बनते हैं, रेड ब्लड कॉर्प्यूसेल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्प्यूसेल्स एंड प्लेटलेट्स, बस इतना ही है। और जब आप ब्लड की स्टडी करते हो तो उसको हम बोलते हैं द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज सीरोलॉजी, हिमेटोलॉजी, सॉरी, द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज हिमेटोलॉजी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है 8.10। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको रेड ब्लड सेल्स के ऊपर तो कुछ नहीं पूछा गया है, तो ये वाला टॉपिक नहीं करेंगे, ये रेड ब्लड सेल्स वाला टॉपिक नहीं करेंगे। आप ये टेबल में से रिवाइज कर सकते हो रेड ब्लड सेल्स वाला टॉपिक, पर एग्जाम में नहीं आया है इसीलिए मैं ये नहीं कराऊंगी। हम डायरेक्ट जंप करेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स के टॉपिक पे, 8.11 वाले टॉपिक पे। ठीक है, किसी को अगर 8.10 वाला टॉपिक पढ़ना है तो आप ये टेबल में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लर्न कर लो, मैं डायरेक्ट व्हाइट ब्लड वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी। ऑल राइट, सो 8.11, 8.10 आरबीसी वाला मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि आप टेबल में से पढ़ सकते हो। 8.11 व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि ल्यूकोसाइट्स के बारे में देखते हैं, और ये भी मैं आपको टेबल में से शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपका रिविजन जल्दी हो सके। देखो, सबसे पहली बात तो ल्यूकोसाइट्स में ल्यूकोसाइट्स का ओरिजिन कहाँ से होता है, ये फॉर्म कहाँ पर होते हैं, ये बनते हैं हमारे लिम्फ नोड्स और हमारे स्प्लीन में। स्प्लीन कहाँ पर प्रेजेंट है, ये देखो आपके टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम है, एकदम एंडिंग में जो डायग्राम दिया गया है वहां पे आपको बताया गया है, ये आपका स्प्लीन है और ये अलग अलग अपने लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है। ये जहां जहां लिम्फ नोड्स और जहां जहां पर आपको स्प्लीन दिखाई दे रहा है वहां पे अपने ल्यूकोसाइट्स बनते हैं। ल्यूकोसाइट्स यानी व्हाइट ब्लड कॉर्प्यूसेल्स, यानी हमारे बॉडी के फाइटर सेल्स, अवर WBCs। ठीक है, हाँ, सो इनका ओरिजिन लिम्फ नोड और स्प्लीन में होता है।
इनका शेप कैसा है, डब्ल्यूबीसी का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, तो इसको हम बोलते हैं दे आर अमीबा शेप, इनका अमीबॉइड शेप होता है। इनके पास कोई भी पिगमेंट नहीं होता है, दे डोंट हैव एनी पिगमेंट, इसीलिए ये कलरलेस दिखाई देते हैं। लेकिन इनकी एक खास चीज ये होती है कि इनके पास न्यूक्लियस होता है, इसीलिए तो फ्रेडरिक मिशेर ने डब्ल्यूबीसी से न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, याद है चैप्टर नंबर 4 का एक्सपेरिमेंट। ओके, अभी डब्ल्यूबीसीज के नॉर्मल काउंट क्या होते हैं, एक अडल्ट एवरेज की बॉडी में नॉर्मली कितने डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 5000 टू 11000 पर mm3। ये नॉर्मल डब्ल्यूबीसी का काउंट हमको देखने मिलता है, मेल हो या फीमेल सब में। डब्ल्यूबीसीज कितने दिन में रिसाइकल होते हैं, दे रिसाइकल इन एवरी 13 टू 20 डेज, हर 13 से 20 दिन में ये डब्ल्यूबीसी रिसाइकल होकर न्यू डब्ल्यूबीसीज फॉर्म होते हैं। डब्ल्यूबीसी सेल्स अगर समझो टेम्पररी आपकी बॉडी में बढ़ रहे हैं, तो वो हो सकता है कि किसी इन्फेक्शन के वजह से, या कोई फीमेल प्रेग्नेंट हुई है और उसकी बॉडी में कोई फीटस ग्रो हो रहा है, तो टेम्पररी अगर हमारे डब्ल्यूबीसी का इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। लेकिन अगर समझो एबनॉर्मल अनकंट्रोल तरीके से अगर डब्ल्यूबीसीज बढ़ रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं ल्यूकेमिया, यानी कि बोन मैरो कैंसर। नेक्स्ट अपना क्या होता है, अगर अचानक से डब्ल्यूबीसी का काउंट कम हो जाए, जैसे कि डेंगू वगैरह की कंडीशन में हमें देखने मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। पीनिया मतलब क्या होता है, कम हो जाना, साइटोसिस मतलब क्या होता है, ज्यादा हो जाना। अभी नॉर्मली डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, लेकिन डब्ल्यूबीसी के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ग्रैन्युलोसाइट्स, एक होता है अग्रैन्युलोसाइट्स। तो ग्रैन्युलोसाइट्स और अग्रैन्युलोसाइट्स का परसेंटेज कितना दिया है, 72% ग्रैन्युलोसाइट्स दिए गए हैं और 28% अग्रैन्युलोसाइट्स दिए गए हैं। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको बोर्ड्स में से क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखो 2024 में आपको लेबल करने के लिए बोला था और तीनों का एक एक फंक्शन पूछा गया था, और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए था, तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी में से कभी क्वेश्चंस आए हैं क्या, 2023 में तो नहीं था, 2022 में भी नहीं था, लेकिन 2024 में ये डायग्राम देके आपको इसका लेबलिंग पूछा गया था। तो डब्ल्यूबीसी का लेबलिंग यानी स्पेशली ग्रैन्युलोसाइट्स और अग्रैन्युलोसाइट्स का लेबलिंग आपको 100% पता होना चाहिए, ठीक है। तो 72% हमारे पास ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं, 28% अग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं। ग्रैन्यूल्स का मतलब क्या होता है, फूड ग्रैन्यूल्स, यानी कि फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं, स्टार्च ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं। तो ये हमारे अलग अलग टाइप के डब्ल्यूबीसी है, इन तीनों का अलग अलग नाम किस बेसिस पे पड़ा है, इनके न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो देखो ये जो ग्रैन्युलोसाइट्स हैं उसमें से सबसे ज्यादा ग्रैन्युलोसाइट कौन सा प्रेजेंट होता है, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियस कैसा होता है, मल्टीपल लोब्स में डिवाइडेड होता है। ये देखो कितने सारे लोब्स में इसका न्यूक्लियस डिवाइडेड है। माइक्रोस्कोप के नीचे देखने के लिए हम जो डाई यूज करते हैं उस डाई का नाम है न्यूट्रल डाई। न्यूट्रल डाई की मदद से हम न्यूट्रोफिल्स माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं। मेन फंक्शन क्या है न्यूट्रोफिल्स का, ये फैगोसाइटोसिस करते हैं। कहीं पर भी अगर इनको दिखाई देगा कि कोई डेड बैक्टीरिया आके पड़ा हुआ है या कोई अनवांटेड ऑर्गेनिज्म पड़ा हुआ है, तो फैगोसाइटोसिस की मदद से हम अनवांटेड पैथोजन को किल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट आता है इओसिनोफिल। इओसिनोफिल के पास सिर्फ 2 लोब्स वाला न्यूक्लियस होता है और इसका पॉपुलेशन 1 to 3% प्रेजेंट होता है। इओसिनोफिल को हम एसिडोफिल भी बोलते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोप के नीचे देखने के लिए जो डाई हम यूज करते हैं वो डाई का नाम है इओसिन डाई, और इस इओसिन डाई का अगर पीएच चेक किया जाए तो ये एसिडिक पीएच पे होती है, इसीलिए इस पर्टिकुलर डब्ल्यूबीसी का नाम एसिडोफिल भी है। और इसका मेन फंक्शन क्या है, फाइगोसाइटोसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन। बॉडी में जहां कहीं पर भी डेड सेल्स पड़े होंगे तो उनको क्लीन करना, लिवर को क्लीन करना और अनवांटेड पैथोजेंस को खा जाना, दीज आर दी फंक्शंस ऑफ इओसिनोफिल्स। और नेक्स्ट अपना आता है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स का पॉपुलेशन कितना प्रेजेंट होता है, 0.5 to 1%। नॉर्मली ये बेसोफिल्स बाइलोब्ड या ट्राइलोब्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखने के लिए हम बेसिक पीएच वाली डाई यूज करते हैं और उस डाई का नाम है मिथिलीन ब्लू। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। बेसोफिल्स का मेन काम क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी में कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है तो उस टाइम पे बेसोफिल्स सेरोटोनिन, हिपैरिन और हिस्टामिन रिलीज करते हैं, जो हमारे ब्लड वेसल्स को जहां पर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वहां कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, जहां रिलैक्स होना चाहिए वहां रिलैक्स कर देंगे। तो ये हो गए अपने अग्रैन्युलोसाइट्स, दीज 3 आर अग्रैन्युलोसाइट्स। सॉरी, मैं हमेशा ये कंफ्यूज करती हूँ, ये हो गए हमारे ग्रैन्युलोसाइट्स, दीज 3 आर अवर ग्रैन्युलोसाइट्स, और ये दोनों हैं हमारे अग्रैन्युलोसाइट्स। अब देख के यहाँ पे पता चल रहा है कि इनके पास फूड ग्रैन्यूल्स नहीं है। मैम ये ग्रैन्यूल्स हैं क्या, नहीं बाबा, इसके पास कोई ग्रैन्यूल नहीं होता है। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट ये 28% कंस्टिट्यूट होते हैं, इसमें से सबसे ज्यादा लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होता है और इसके पास लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये देखो हमारा जो लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट हैज अ लार्ज स्फेरिकल न्यूक्लियस और ये टोटल 25% प्रेजेंट होता है। इसका मेन काम होता है
ये टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स बनाता है, जिसकी मदद से ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है और सेल मीडिएटेड, मतलब बी सेल्स की मदद से ह्यूमोरल इम्यूनिटी और टी सेल्स की मदद से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी टी हेल्पर सेल्स, टी किलर सेल्स, टी सप्रेसर सेल्स, मेमोरी टी सेल्स, ये सब ये लिम्फोसाइट्स की मदद से ही बनते हैं। और लास्ट में अपना आता है मोनोसाइट। मोनोसाइट का न्यूक्लियस किडनी शेप का होता है, 3 to 5% इसका पॉपुलेशन प्रेजेंट होता है और इसका भी मेन काम है फैगोसाइटोसिस करना। सो दीज आर अवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स और उनके फंक्शंस। तो इसमें आपको इनका न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, इसका नाम और इसका एक एक फंक्शन पता होना चाहिए, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं आता है। कभी कभी मैच द फॉलोइंग टाइप भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट अपना आता है थ्रोम्बोसाइट्स। अब थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में हमको क्या बताया गया है, ये देखो यहाँ पे। तो थ्रोम्बोसाइट्स कहाँ बनते हैं, इनको हम प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। इनके जो मदर सेल्स हैं वो है अपने बोन मैरो। थ्रोम्बोसाइट्स भी बोन मैरो से बनते हैं, जिनको हम बोलते हैं मेगाकैरियोसाइट्स। दिखने में ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं ओवल शेप के, और इनके पास भी न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी के पास भी न्यूक्लियस नहीं है, इसके पास भी न्यूक्लियस नहीं है। थ्रोम्बोसाइट्स के पास भी कोई पिगमेंट्स नहीं होता है, इसीलिए ये भी कलरलेस होते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स का काउंट अगर हम देखेंगे तो हर ह्यूमन में ऑलमोस्ट 2.5 to 4.5 लाख mm³ होना चाहिए, और इसका रिसाइकल पीरियड कितना है, 5 to 9 डेज। थ्रोम्बोसाइट्स अगर पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा बढ़ गए तो इसको हम बोल सकते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। अगर थ्रोम्बोसाइटोस मतलब थ्रोम्बोसाइट्स का पॉपुलेशन एकदम से बढ़ गया तो उसको हम थ्रोम्बोसाइटोसिस बोल सकते हैं। लेकिन अगर अचानक से पॉपुलेशन कम हो गया थ्रोम्बोसाइट्स का तो उसको बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। मेन फंक्शन क्या है मैम थ्रोम्बोसाइट्स का, जैसे आरबीसी का मेन फंक्शन है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, पीएच मेंटेन करना, ब्ला ब्ला ब्ला। डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन। तो थ्रोम्बोसाइट्स का मेन फंक्शन क्या है, ये ब्लड क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है। जब भी आपको कहीं चोट लगती है और वहां से जब खून निकलता है तो आप देखते होंगे कि 30 सेकंड 40 सेकंड के बाद अपने आप ब्लीडिंग रुक जाती है, वहां पे एक जेली जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो वो जेली जैसा स्ट्रक्चर किसके वजह से बनता है, थ्रोम्बोसाइट्स की वजह से। तो ये ब्लड क्लॉटिंग करने में हेल्प करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, प्लेटलेट, प्लग एंड डिफरेंट हार्मोन्स। और थ्रोम्बोसाइट्स एक ही टाइप के होते हैं, ओवल शेप के, और इसमें ज्यादा कुछ टाइप्स नहीं होते हैं। अब आपको ना 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था ब्लड क्लॉटिंग को लेकर। यहाँ पे देखो, अ पर्सन मेट विद अ स्मॉल एक्सीडेंट, एक इंसान का एक्सीडेंट हुआ है और उसकी ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन कुछ टाइम बाद ही उसकी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। तो उसका प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करने बोला है। मतलब यहाँ पर क्या एक्सप्लेन करना है आपको कि ब्लड कोएगुलेशन कैसे हुआ। तो ब्लड कोएगुलेशन कैसे हुआ वो एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये वाला टॉपिक आना चाहिए, ब्लड क्लॉटिंग या कोएगुलेशन वाला टॉपिक। देखो हमारे ब्लड में ना बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्लॉटिंग फैक्टर्स कब प्रोड्यूस होते हैं, जब भी हमको चोट लगती है, चाहे वो चोट एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो। हमारा इंटरनली ब्लड वेसल डैमेज हो या बाहर से हमको खरोच आए, हमारी बॉडी में अलग अलग क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, लेकिन उसमें से फैक्टर नंबर 6 प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए हम सिर्फ 12 फैक्टर्स काउंट करते हैं। तो ये जो 12 फैक्टर्स है ये स्टेप बाय स्टेप रिलीज होना स्टार्ट होते हैं। तो जैसे ही हमको चोट लगती है हमारे बॉडी में थ्रोम्बोप्लास्टिन टिश्यू जो है ये एक्टिवेट होता है और ये फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है। व्हाट इज फैक्टर 10? फैक्टर 10 इज नथिंग बट प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। ये जो फैक्टर 10 है इसका नाम मैं आपको बता रही हूँ, ये है अपना प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, और ये जो थ्रोम्बिन प्रोटीन है ये फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगी। फाइब्रिनोजेन इज सॉल्यूबल, ये सॉल्यूबल फाइबर्स होते हैं लिक्विड फॉर्म में, और ये जेली जैसा हो जाता है, इट बिकम्स इनसॉल्यूबल फाइबर्स। जो जहाँ पे हमको ब्लीडिंग हो रही है ना वहां पे ये प्रोटीन्स आकर, मतलब समझो ये आपका हाथ है, आपको हाथ में चोट लगी तो यहाँ से ऐसे खून बहते जा रहा है, बहते जा रहा है, बहते जा रहा है, लेकिन ये जो फाइबर्स हैं ये फाइबर्स यहाँ पे आके ऐसे एक जाली जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, एक मैश जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, और वो मैश जैसा स्ट्रक्चर बनने के वजह से वहां से ब्लीडिंग अपने आप रुक जाती है क्योंकि आपका ब्लड क्लॉट बन जाता है। तो अगर आपको चोट लगी और आपका खून अचानक से बहते बहते रुक गया तो यानी कि वहां पे ब्लड कोएगुलेशन स्टार्ट हो गया। तो आपको शॉर्ट में ये प्रोसेस एक्सप्लेन करना है कि हमारे पास 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो स्टेप वाइज मैकेनिज्म में रिलीज होते हैं। पहले आपका टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन क्लॉटिंग फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है। फैक्टर 10 का नाम है प्रोथ्रोम्बिनेज। प्रोथ्रोम्बिनेज की मदद से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होता है, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है, और फिर फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है और आपका ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो यहाँ तक सबको समझ में आया है? ओके चलो अब हार्ट के बारे में देखते हैं, टॉपिक नंबर 8.13। हाँ ये टॉपिक हमको करना है, ठीक है। अब हार्ट वाले टॉपिक में हमको क्या क्या पता चलना चाहिए। देखो आपको हार्ट के टॉपिक में से क्वेश्चन क्या आया है पहले वो देख लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगा कि आपको इसमें से क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा डर रहता है कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट करना है कि नहीं करना है, एग्जाम में आता है कि नहीं आता है।
तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है और जितना 3 साल के PYQs अगर हम फॉलो करें तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एग्जाम में नहीं आता है। जैसे आईज वाला पार्ट और ईयर वाला पार्ट डिटेल में नहीं पूछा जाता, वैसे एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का टॉपिक डिटेल में कभी नहीं आता। ज्यादा से ज्यादा इन दोनों टॉपिक में से आपको वॉल्व का नाम पूछेंगे कि इस हार्ट में ये 2 चेंबर्स के बीच में कौन सा वॉल्व है, इस 2 चेंबर के बीच में कौन सा वॉल्व है। इसमें से ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ब्रीफ आंसर कभी नहीं आता है। ओके देखो यहाँ पे भी आपको डबल सर्कुलेशन आया है, यहाँ पर तो आर्टरी वेन का आया है टॉपिक। ये देखो 2023 में कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट पूछा गया था, ठीक है, तो हम ये तो पढ़ेंगे ही डिटेल में क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हार्ट के टॉपिक में से कुछ पूछा ही नहीं गया है, ठीक है, तो भी मैं आपको बता देती हूँ कि इस टॉपिक में से आपको स्पेसिफिकली क्या क्या पढ़ के जाना है, ठीक है। देखो सबसे पहली बात तो अगर सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि एवरेज हार्ट का वेट कितना होता है, हार्ट का साइज कैसा होता है, हमारे मुट्ठी जितना। मेल फीमेल में 300 ग्राम 250 ग्राम ऐसे अलग अलग वेट होता है डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी साइज। बॉडी की साइज क्या है उसके हिसाब से उसका वेट डिफर करता है, ठीक है, ऑन एन एवरेज। हार्ट का लोकेशन कहाँ पर है, ये हमारे लंग्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होती है, चेस्ट की कैविटी होती है, वहां पे ये प्रेजेंट होता है, द स्पेस बिटवीन द 2 लंग्स। और हार्ट का जो ऊपर ब्रॉड बेस होता है उसको हम बोलते हैं बेस, और जो नीचे वाला टिप होता है उसको बोलते हैं एपेक्स। ओके अब यहाँ पे देखो हार्ट की वॉल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो हार्ट के पास 2 लेयर होती है, मतलब इसकी जो आउटर लेयर है उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। ये पेरिकार्डियम 2 लेयर में डिवाइडेड है। आउटर लेयर को बोलेंगे फाइब्रस पेरिकार्डियम, इसका काम है प्रोटेक्शन करना, और इनर लेयर को बोलेंगे सीरस पेरिकार्डियम। पर सीरस पेरिकार्डियम फिर से 2 लेयर में डिवाइड हो जाती है, ये है सीरस पेरिकार्डियम ए, ये है सीरस पेरिकार्डियम बी। मतलब ये वाली जो लेयर है इसको बोलेंगे पराइटल सीरस पेरिकार्डियम, यानी कि आउटर लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, एंड दिस इज विसरल लेयर, इसको हम बोलेंगे विसरल लेयर, मतलब इनर लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। इसका मेन काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। पराइटल लेयर और विसरल लेयर इन दोनों का काम क्या है, इनके बीच में ना जो कैविटी होती है, इस कैविटी में फ्लूइड भरा हुआ होता है, यहाँ पे एक लिक्विड भरा हुआ होता है, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये फ्लूइड क्या करता है, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है तो ये फ्रिक्शन अवॉइड करता है, मतलब प्रॉपर लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है और हार्ट को फ्रिक्शन नहीं होने देता। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ दिस पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये शॉक एब्जॉर्ब करने का काम करता है, जो मैकेनिकल शॉक आएगा और हार्ट को मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है, एंड इट एक्ट एज अ लुब्रिकेंट। यही काम है इस फ्लूइड का। ये जो इनर लेयर है, ये सीरस पेरिकार्डियम की जो सबसे अंदर की लेयर है, ये एक्चुअली में अपने हार्ट की फर्स्ट लेयर है, ये बीच वाली हार्ट की सेकेंड लेयर है। सबसे बड़ी लेयर यही होती है और सबसे मेन लेयर यही होती है, और जो थर्ड लेयर है वो सबसे पतली लेयर है। तो जो आउटर लेयर है ये वाली और ये वाली, इन दोनों का काम प्रोटेक्शन करना है। ये देखो एपिकार्डियम और एंडोकार्डियम, इन दोनों का काम क्या है, ये दोनों स्क्वामस एपिथेलियम से बनता है। इन दोनों का काम, the epicardium also and the endocardium also both are made up of squamous epithelium। एपिकार्डियम और एंडोकार्डियम दोनों का काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, लेकिन मेन लेयर कौन सी है, मेन ये वाली लेयर है, इसका काम है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कंट्रोल करना। ये हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करती है, और ये बनती है कार्डियक मसल से। तो आपको इस टॉपिक में से क्वेश्चन क्या आ सकता है, मैच द कॉलम, कौन सा लेयर कौन से सेल से बना है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में से आपको यहाँ पे जो जो ब्लैक कलर का डार्क वर्ड्स दिया है ना, ये आपको लर्न करके जाना है कि ये क्या होते हैं और कहाँ प्रेजेंट होते हैं। देखो अगर हम हार्ट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले बात तो हार्ट 4 चेंबर्स में डिवाइडेड है। ऊपर के 2 चेंबर्स को बोलते हैं एट्रिया और नीचे के 2 चेंबर्स को बोलते हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है। एक्सटर्नली अगर हम वेंट्रिकल्स का सेपरेशन देखें तो ये दोनों जो वेंट्रिकल्स हैं, द एट्रिया आर सेपरेटेड बाय वेंट्रिकल्स। एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच का जो सेपरेशन है, ये जो मेम्ब्रेन है, इसको बोलेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। आपको ये सब लेबल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच का ये जो सेपरेशन है, इसको बोलेंगे कोरोनरी सल्कस या फिर एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। और ये जो 2 वेंट्रिकल्स आपस में सेपरेटेड है, ये कैसे सेपरेटेड है, ये जो बीच की मेम्ब्रेन है इसको बोलेंगे इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस, यानी कि इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। और इसी के आसपास यहाँ से बहुत सारे कोरोनरी आर्टरीज और कोरोनरी वेन्स जाते हैं, जो हार्ट को ऑक्सीजन और हार्ट का CO2 सप्लाई कंट्रोल करके रखते हैं। तो ये जो कोरोनरी आर्टरीज और कोरोनरी वेन्स हैं, ये यहाँ से ही ट्रेवल करते हैं। सो इंटरवेंट्रिकुलर सल्काई है कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन्स। पल्मोनरी ट्रंक अराइज फ्रॉम राइट वेंट्रिकल एंड आयोर्टा फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। ये देखो ये अपना लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये अपना राइट वेंट्रिकल है। यहाँ से अपना आयोर्टा निकलता है, आयोर्टा के पास है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और राइट वेंट्रिकल से निकलता है पल्मोनरी ट्रंक।
पल्मोनरी ट्रंक के पास है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। आयोर्टा आगे जाके ये देखो, पल्मोनरी ट्रंक दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। इट डिवाइड्स इनटू टू ब्रांचेस, पल्मोनरी आर्टरीज। और आयोर्टा तीन पार्ट में डिवाइडेड है। आयोर्टा का जो स्टार्टिंग का पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलेंगे असेंडिंग आयोर्टा। फिर ये जो बीच का पार्ट है इसको बोलेंगे सिस्टमिक आयोर्टा, और जो लास्ट वाला पार्ट है इसको बोलेंगे डिसेंडिंग आयोर्टा। अब ये जो बीच वाला पार्ट है यहाँ से तीन ब्रांचेस निकलती है, आयोर्टा के बीच वाले पार्ट से तीन ब्रांचेस निकलती हैं। द आयोर्टिक आर्क गिव्स आउट थ्री ब्रांचेस। एक का नाम है ब्रेकियोसेफेलिक, ये देखो ये जो तीन ब्रांचेस हैं तीनों का अलग अलग नाम है, ब्रेकियोसेफेलिक, कॉमन कैरोटिड एंड सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई देगी, ये देखो यहाँ पर सेंटर में आपको एक चीज दिखाई देगी, आयोर्टा और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में, आयोर्टा और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में यहाँ पे आपको एक कनेक्शन दिखाई देगा, इसको बोलते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोसम। ये लिगामेंटम आर्टेरियोसम का क्या काम है, इधर देखो ये जो इन दोनों के बीच में कनेक्शन है ये मेरे फीटस का हार्ट है। कभी कभी क्या होता है कि फीटस का आयोर्टा और फीटस का पल्मोनरी ट्रंक दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं इनिशियल स्टेज में, जब अपना एम्ब्रियो 3 महीने का 4 महीने का होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका ये अपने आप श्रिंक हो जाता है, ये जो कनेक्शन है ये जो लिगामेंट है ये अपने आप छोटा हो जाता है, और छोटा होके ये अपने आप गायब हो जाता है। ये देखो ऐसे छोटा सा सिर्फ एक दाग बचता है, एक छोटा सा थ्रेड बच जाता है। सो इसको हम बोलते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोसम। लेकिन जब ये छोटे बच्चे में प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसस। मतलब छोटे बच्चे के अंदर ये लिगामेंट प्रेजेंट है तो उसको डक्टस आर्टेरियोसस बोलेंगे, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये अपने आप छोटा हो जाता है तो इसको हम बोल देते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोसम। छोटे बच्चे के अंदर इसका नाम अलग है, अडल्ट में इसका नाम अलग है। तो ये डक्टस आर्टेरियोसस का ही मैच्योर्ड वर्जन है, ठीक है। और ये हमने नीचे का तो देख ही लिया कि आर्टरी से, आयोर्टा से 3 ब्रांचेस निकलती हैं और पल्मोनरी ट्रंक से 2 ब्रांचेस निकलते हैं, ओके। और यहाँ पर जो अपना राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम के पास दो अलग अलग बड़े बड़े वेन्स आकर ओपन होते हैं, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। और यहाँ पर आपका जो लेफ्ट एट्रियम है यहाँ पर आपके पल्मोनरी वेन्स ओपन होते हैं, 4 पल्मोनरी वेन्स ओपन होते हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। राइट साइड कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट साइड कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट में से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये वाला टॉपिक है कि कौन से चेंबर्स के बीच में कौन सा वॉल्व प्रेजेंट होता है। ज्यादा करके सिर्फ यही 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट की अगर मैं बात करूं, एट्रिया और वेंट्रिकल्स को अगर हम कंपेयर करें तो एट्रिया का चेंबर छोटा होता है, थिन वॉल्ड होता है, एंड दे आर कॉल्ड एज रिसीविंग चेंबर्स ऑफ द हार्ट। मतलब पूरी बॉडी से ब्लड रिसीव करने का काम एट्रिया का होता है। एट्रिया के पास यहाँ पे हमको एक छोटा सा दाग दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं फोसा ओवैलिस। आपने सुना होगा छोटे बच्चों को ऐसा बोला जाता है कि मेरे बच्चे के दिल में छेद है, ऐसे मूवीज में दिखाया जाता है ना। तो वो दिल में छेद है वाला कॉन्सेप्ट यही है। बेसिकली क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के बीच में एक कनेक्शन रहता है। ये कनेक्शन वैसे तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा अपने आप फ्यूज हो जाता है, लेकिन अगर ये अपने आप फ्यूज नहीं हुआ तो सर्जरी करके यहाँ पे पैच लगाया जाता है, या इसको सिल दिया जाता है, या यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल ब्लॉक किया जाता है। क्योंकि क्या होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, यहाँ ऑक्सीजन वाला ब्लड है। अगर इस छेद को सिला नहीं गया या इसको बंद नहीं किया गया तो आपका ब्लड हमेशा मिक्स होता रहेगा, जिसकी वजह से आपके बॉडी में इम्प्योरिटी घूमती रहेगी। तो जब बच्चा छोटा होता है और उस छोटे से बच्चे में जब ये दिल में छेद होता है, इस छेद को बोलते हैं फोरामेन ओवेल। लेकिन बड़े होते होते जब ये छेद अपने आप फ्यूज हो जाता है, आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है, जब ये अपने आप फ्यूज हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं फोसा ओवेलिस, और इसका सिर्फ एक छोटा सा दाग बच जाता है, और वो दाग बराबर सुपीरियर वेना कावा के नीचे दिखाई देता है, तो उस दाग को बोलते हैं फोसा ओवेलिस, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये अपना सुपीरियर वेना कावा है, ये अपना इंफीरियर वेना कावा है, इन दोनों के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक बार हार्ट के पास आ गया तो वो वापस पीछे बॉडी के पास नहीं जाना चाहिए, उसका बैक फ्लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अच्छा नहीं है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब सुपीरियर वेना कावा से आता है तो सुपीरियर वेना कावा का ब्लड वापस तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये ग्रेविटी के डायरेक्शन में आ रहा है। तो सुपीरियर वेना कावा के पास कोई भी वॉल्व नहीं होती है, इट डज नॉट हैव एनी वॉल्व। लेकिन इंफीरियर वेना कावा का ब्लड नीचे से ऊपर आ रहा है तो ये वापस नीचे जा सकता है, इसीलिए इसके पास एक ढक्कन होता है। इंफीरियर वेना कावा के पास भी एक ढक्कन होता है, और यहाँ पे कोरोनरी साइनस के पास भी एक ढक्कन होता है। कोरोनरी साइनस के पास कौन सा ब्लड आता है, यहाँ पे जो अपने कोरोनरी ब्लड वेसल्स होते हैं ना, कोरोनरी आर्टरीज और कोरोनरी वेन्स,
ये कोरोनरी वेन्स का जो CO2 वाला ब्लड है, वो CO2 वाला ब्लड भी इधर से ही अंदर जाता है। तो इसके पास भी एक ढक्कन होता है, इसके पास भी एक ढक्कन होता है। इंफीरियर वेना कावा के ढक्कन को बोलते हैं यूस्टेशियन वॉल्व, और कोरोनरी साइनस के ढक्कन को बोलते हैं थबेशियन वॉल्व। अब इसका एक सिंपल ट्रिक है। मुंबई में एक रेलवे स्टेशन है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। पहले उसका नाम सिर्फ छत्रपति शिवाजी टर्मिनस था, बाद में महाराज ऐड किया गया। तो पहले हम उस स्टेशन को CST स्टेशन बोलते थे। तो कोरोनरी साइनस के वॉल्व का नाम है थबेशियन वॉल्व, CST। आप ऐसे इस ढक्कन का नाम याद रख सकते हो, तो आपको दूसरा नाम ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो इस पैराग्राफ में से यही इंपॉर्टेंट है कि राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। राइट एट्रियम के इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस के ऊपर वॉल्व होते हैं। लेफ्ट एट्रियम में जो पल्मोनरी वेन्स है, ये पल्मोनरी वेन्स के पास कोई ढक्कन नहीं होता है, बिकॉज दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, अब ये देखो एट्रिया और वेंट्रिकल्स, ये दोनों के बीच में यहाँ पर भी आपको कनेक्शन दिखाई देगा। राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल्व होता है, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। यहाँ पे कप शेप जैसा, कस्पिड मतलब कप शेप जैसा, ऐसे 3 वॉल्व होता है, और यहाँ पे 2 वॉल्व होता है, मिट्रल वॉल्व। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 वॉल्व दिखाई देगा, बाइकस्पिड या जिसको बोलते हैं मिट्रल वॉल्व। अभी इसका भी नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। तो यहाँ पे आप कैसे याद रख सकते हो, देखो राइट साइड में ना, दिस इज द राइट साइड ऑफ द हार्ट, राइट साइड की स्पेलिंग में क्या आता है, आर आता है। तो ट्राई की स्पेलिंग में भी क्या आता है, आर आता है। तो ट्राइकस्पिड मतलब राइट साइड ऑफ द हार्ट, और बाइकस्पिड में आर नहीं आता है, तो मतलब लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। या फिर ये बाइकस्पिड एम जैसा दिखाई देता है, 2 ढक्कन है ना, तो ये एम जैसा दिखाई देता है, तो इसको मिट्रल वॉल्व भी बोल सकते हैं। आप अगर ऐसे याद रखोगे तो आप पूरी लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। ट्राइकस्पिड की स्पेलिंग में आर आता है, RIGHT, राइट। राइट का जो स्टार्टिंग का 2 लेटर है, वो 2 लेटर इधर आता है। तो ट्राइकस्पिड मतलब राइट साइड ऑफ द हार्ट, एंड बाइकस्पिड मतलब लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। ये कंपलसरी आपको दोनों वॉल्व्स के नाम पता होने चाहिए। ट्राइकस्पिड वॉल्व जब खुलता है तो राइट एट्रियम का ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है। बाइकस्पिड वॉल्व जब खुलता है तो लेफ्ट एट्रियम का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। अब आते हैं वेंट्रिकल्स के ऊपर। वेंट्रिकल्स का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वेंट्रिकल्स का स्ट्रक्चर बड़ा होता है। दीज आर नोन एज द पंपिंग चेंबर्स ऑफ द हार्ट। ये ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करते हैं। अगर आप लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम को कंपेयर करो, ये देखो, ये अपना वेंट्रिकल को, ये अपना लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये अपना राइट वेंट्रिकल है। अगर आप दोनों को कंपेयर करो तो ये वाला वेंट्रिकल आपको ज्यादा थिक दिखाई देगा, इसके मसल्स ज्यादा मोटे हैं, इसके मसल्स पतले हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में जाने वाला है, तो इसको ज्यादा प्रेशर लगा के पंप करना पड़ता है। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सिर्फ लंग्स तक जाने वाला है, तो इसने ज्यादा प्रेशर नहीं लगाया तो भी चल जाएगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल को ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना है, इसीलिए इसका वॉल ज्यादा मोटा होता है। इसका जो वॉल है वो राइट वेंट्रिकल से 3 गुना ज्यादा मोटा होता है। सो थिकनेस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज 3 टाइम्स मोर एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। अभी अगर आप वेंट्रिकल्स का स्ट्रक्चर देखो तो अंदर ही अंदर ये जो आपको ऐसा मसल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस मसल को बोलते हैं कॉलमने कार्ने, क्योंकि दिखने में ये ऐसा कॉलम जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। ऐसा कॉलम बनाते हैं ना, बस उसके ऊपर ये कर्व आ गया है, तो दिखने में ये कॉलमने कार्ने जैसा दिखता है, जिसको हम ट्रेबेक्युलर कार्ने बोलते हैं। और उसके वजह से यहाँ पे ये जो पॉकेट जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये पॉकेट जैसा स्ट्रक्चर बनता है कॉलमने कार्ने के वजह से। अब यहाँ पे अपना बाइकस्पिड वॉल्व है, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व है। ट्राइकस्पिड वॉल्व और कॉलमने कार्ने के बीच में यहाँ पे कुछ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ये फाइबर्स को बोलते हैं कॉर्डे टेंडिने, इसको बोलते हैं कॉलमने कार्ने, इसको बोलते हैं कॉर्डे टेंडिने। कॉर्डे टेंडिने बाइकस्पिड वॉल्व को कॉलम से कनेक्ट करता है, लेकिन डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का ऐसे हेयर जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं पैपिलरी मसल्स। तो अपना जो कॉर्डे टेंडिने है ये एक्चुअली में पैपिलरी मसल्स के साथ चिपका हुआ है। जब पैपिलरी मसल्स नीचे खींचेंगे तो बाइकस्पिड वॉल्व खुलेगा। मतलब ये देखो, यहाँ पे अपने पैपिलरी मसल्स होते हैं, ये अपना कॉर्डे टेंडिने है और ये अपना वॉल्व है। तो जब पैपिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कॉर्डे टेंडिने नीचे खींचेगा और ऑटोमेटिकली आपका वॉल्व खुल जाएगा। सो यहाँ पर यही बताया गया है, क्लोजिंग एंड ओपनिंग रेगुलेट होता है। पल्मोनरी आयोर्टा कहाँ ओपन होता है और सिस्टमिक आयोर्टा कहाँ ओपन होता है, ये देखो, ये अपना पल्मोनरी ट्रंक है जो राइट वेंट्रिकल में ओपन होता है और ये आगे जाके 2 ब्रांचेस बनाता है, और ये अपना आयोर्टा है। दिस वाला पार्ट इज आयोर्टा।
आयोर्टा कहाँ ओपन हो रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल में. इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द एंटायर बॉडी. एंड ओपनिंग, ये जो पल्मोनरी ट्रंक, ये अपना जो पल्मोनरी ट्रंक और आयोर्टा है, हाँ ये देखो, ये जो पल्मोनरी ट्रंक है और ये जो अपना आयोर्टा है, इन दोनों के पास भी ढक्कन प्रेजेंट होते हैं. ये जो वॉल्व है, इस वॉल्व को बोलते हैं सेमीलुनार वॉल्व. क्या बोलते हैं इसको? सेमीलुनार वॉल्व. सेमीलुनार मतलब उल्टा मून शेप जैसा वॉल्व. ये ढक्कन भी क्या करता है, एक बार ब्लड ऊपर चला गया तो ये ब्लड नीचे नहीं आ सकता. सो पल्मोनरी ट्रंक और आयोर्टा के पास जो वॉल्व होता है, उस वॉल्व को बोलते हैं सेमीलुनार वॉल्व. ये बैकवर्ड फ्लो प्रिवेंट करता है अपने ब्लड का. यहाँ तक सबको क्लियर है? इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कभी आता नहीं है, फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. अब पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, इसमें सिर्फ दो चीजें याद रखो. जब अपना हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको बोलते हैं सिस्टोल. जब अपना हार्ट रिलैक्स होता है तो उसको बोलते हैं डायस्टोल. कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बायोलॉजी सब्जेक्ट तो नहीं होता है, पर फिर भी हम कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का फायदा उठाएंगे. कंप्यूटर साइंस यानी CS, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिस्टोल, तो रिलैक्सेशन मतलब डायस्टोल. जब अपना हार्ट एक बार सिस्टोल और एक बार डायस्टोल करता है तो हमारा एक हार्ट बीट कंप्लीट होता है. सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल. तो वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल कंप्लीट्स वन हार्ट बीट. एक मिनट में हमारा दिल 70 टाइम्स धड़कता है, इसको बोलते हैं हार्ट रेट. और जब अपना दिल एक बार धड़कता है तो अपने हार्ट में से 70 ml ब्लड पंप होता है. एक बार में 70 ml, दूसरी बार में 1 मतलब वापिस 70. तो जब जब आपका दिल धड़केगा, हर बार आपके दिल से 70 ml ब्लड पंप होगा, अगर आप हेल्दी हो तो उस 70 ml ब्लड के वॉल्यूम को बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम. मतलब जब भी दिल धड़क रहा है 70 ml ब्लड पंप हो रहा है, उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम. तो अगर आपको कार्डियक आउटपुट कैलकुलेट करने बोला, कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या है? ये देखो, कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट. मतलब जब जब मेरा दिल धड़केगा इतना ब्लड पंप होगा. और एक मिनट में मेरा दिल कितनी बार धड़कता है? 72 टाइम्स. तो अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो हमारी बॉडी में एक मिनट में कितना ब्लड पंप होता है? हार्ट से 5 लीटर ब्लड पंप होता है ऑन एन एवरेज. ठीक है, सो दिस इज पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट. नेक्स्ट आता है अपना कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ हार्ट. अब देखो, वैसे देखा जाए तो हार्ट इज मायोजेनिक ऑर्गन, यानी वो अपना मैसेज खुद जनरेट करता है, वो ब्रेन के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं करता. 10% हम ब्रेन के ऊपर डिपेंड करते हैं अपना हार्ट, और बाकी 90% हार्ट अपना डिसीजन खुद लेता है. ठीक है, इट इज सेल्फ डिसाइडिंग. तो हार्ट अपना मैसेज खुद जनरेट करता है क्योंकि उसके पास स्पेशल टाइप के मसल्स प्रेजेंट होते हैं, और उन स्पेशलाइज्ड मसल्स को बोलते हैं नोडल टिश्यू. हार्ट के अलग अलग पार्ट में ये नोडल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं. पहला नोडल टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है? राइट एट्रियम के सुपीरियर वेना कावा के जस्ट नीचे, उसको बोलते हैं सिनोएट्रियल नोड. दिस इज द फर्स्ट नोडल टिश्यू. ओके, और फिर सेकेंड नोडल टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव के पास. दिस इज एवी नोड. और फिर एवी नोड से एक और बंडल निकलता है जिसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिस. और ये बंडल ऑफ हिस से दो ब्रांचेस निकलती हैं, उसको बोलते हैं परकिंजी फाइबर्स. ये जो दो ब्रांचेस हैं ये लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में फैल जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं परकिंजी फाइबर्स. तो देखो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल बोर्ड्स में आ सकता है. कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट में क्या होता है? सबसे पहले हमारे सिनोएट्रियल नोड से मैसेज जनरेट होता है. सिनोएट्रियल नोड मैसेज जनरेट करता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से मैसेज जनरेट हो रहा है. दिल कितनी स्पीड में धड़केगा वो अपने ऐसे नोड के ऊपर डिपेंड करता है. सो दिस इज कॉल्ड एज पेस मेकर. इसका जो सिग्नल है वो लेफ्ट एट्रियम और एवी नोड दोनों के पास जाता है. एवी नोड ऐसे नोड का मैसेज लेता है और फिर एवी नोड वो मैसेज आगे देता है. तो ये एवी नोड डिसाइड करता है कि अपने हार्ट को जल्दी जल्दी बीट करना है या आराम से बीट कराना है. बेसिकली एवी नोड क्या करता है? हमारे हार्ट की स्पीड को कंट्रोल करता है. ये हार्ट की स्पीड को स्टार्ट करता है या हार्ट की स्पीड को कंट्रोल करता है. फिर एवी नोड के पास जो मैसेज आ गया वो मैसेज बंडल ऑफ हिस के पास जाएगा. बंडल ऑफ हिस से वो मैसेज परकिंजी फाइबर्स तक जाएगा, और फिर परकिंजी फाइबर्स तक मैसेज जाने के बाद आपका वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा. ऐसे नोड का मैसेज आया तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर मैसेज वेंट्रिकल्स के पास गया तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ. सो इस तरीके से हमारा बंडल ऑफ हिस और परकिंजी फाइबर्स, ये चारों टिश्यूज मिलकर हमारे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कंट्रोल करते हैं. कभी कभी अपने हार्ट का सेमील्यूनर वॉल्व अगर डिफेक्टिव हो गया तो हम डॉक्टर्स जब स्टेथोस्कोप लगा के सुनते हैं तो उनको एक अलग सा
साउंड सुनाई देता है, इसका मतलब हार्ट का जो वॉल्व है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, अदरवाइज ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो सकता है। ठीक है, तो ये देखो ऐसे नोड से मैसेज आता है, फिर एवी नोड के पास जाता है, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से वेंट्रिकल्स। तो इतना फास्ट होता है, मतलब एक हार्ट बीट होने के लिए सिर्फ 0.8 सेकेंड्स का टाइम लगता है, और इसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। ये टॉपिक भी लास्ट 3 साल से आपके बोर्ड एग्जाम्स में नहीं पूछा जा रहा है, तो आप इसमें से शॉर्ट में सिर्फ इतना याद रखो कि जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये देखो ऐसे नोड में मैसेज आया, इधर देखो सबसे पहले आपका राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन को बोलेंगे एट्रियल सिस्टोल। कितना टाइम लगता है एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए? 0.1 सेकेंड्स, और फिर एट्रिया रिलैक्स होते रहता है, एट्रिया रिलैक्स होता है 0.7 सेकेंड्स के लिए, तो ये हो गया टोटल 0.8। नेक्स्ट, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कितना टाइम लगता है? थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि एट्रिया का साइज छोटा है पर वेंट्रिकल्स का साइज बड़ा है, इसको ब्लड ज्यादा पंप करना है तो इसको ज्यादा टाइम लगेगा, और फिर वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स हो जाते हैं 0.5 सेकेंड्स के लिए, तो इसको भी टैली करो, ये हो गया 0.8। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद दोनों साथ में रिलैक्स होते हैं, देखो कुछ सेकेंड्स के लिए दोनों साथ में रिलैक्स होते हैं, तो इसमें और इसमें दोनों का जो कॉमन रिलैक्सेशन पॉइंट है, ये देखो ये 0.1 सेकेंड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर ये रिलैक्स्ड है, ये 0.3 सेकेंड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर ये रिलैक्स्ड है, तो दोनों का जो कॉमन रिलैक्सेशन वाला पॉइंट है उसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल, जो कितने सेकेंड्स का होता है? 0.4 सेकेंड्स का। तो आपको एग्जाम में क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं कि एट्रियल सिस्टोल कितने सेकेंड्स का है, मतलब एट्रिया कितने सेकेंड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, कितने सेकेंड्स के लिए रिलैक्स होता है, वेंट्रिकल्स कितने सेकंड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है और कितने सेकंड्स के लिए रिलैक्स होता है, और जॉइंट डायस्टोल मतलब क्या होता है? जब आपका एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों रिलैक्स होते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, ओके। अब ब्लड वेसल्स, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, ये लास्ट 2 साल से ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ये देखो 2 साल नहीं 3 साल से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आपको 2022 में भी आया था आर्टरीज और वेन्स वाला क्वेश्चन, 2023 में भी आया था आर्टरीज और वेन्स वाला क्वेश्चन, हाँ 2022 में आया था, 2023 में आया था, फिर 2024 में नहीं आया था, तो हो सकता है कि इस साल आपको पूछ लिया जाए। तो आर्टरीज और वेन्स के बारे में सबसे पहले तो आपको उसके लेयर्स का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि आर्टरी का आउटर लेयर इनर लेयर कैसा है। देखो आर्टरी का काम क्या है? हार्ट का ब्लड बॉडी तक लेकर जाना। वेन्स का काम क्या है? बॉडी का ब्लड हार्ट के पास लेकर आना। आर्टरीज का जो बाहर का लेयर होता है पतला होता है बट मिडल लेयर मोटा होता है, ये देखो द आउटर लेयर इज थिन बट द मिडल लेयर इज थिक। वेन्स का उल्टा होता है, वेन्स का आउटर लेयर भी पतला है, मिडल लेयर भी पतला है, ठीक है ओके। आर्टरीज का आउटर लेयर पतला है, मिडल लेयर मोटा है, इसीलिए उसकी कैविटी बहुत छोटी होती है। वेन्स का आउटर और मिडल लेयर दोनों पतला है, इसीलिए उसकी कैविटी बड़ी होती है। आर्टरीज कैरी प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के पास ब्लड लेके जाती है तो इसके पास CO2 वाला ब्लड होता है। वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, क्योंकि पल्मोनरी वेन हार्ट के पास आता है और इसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरीज के पास सेमीलुनार वॉल्व्स नहीं होते हैं बिकॉज आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वेन्स के पास सेमीलुनार वॉल्व होते हैं क्योंकि इसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। आर्टरीज का कैविटी पतला है ना, आर्टरीज के अंदर जगह कम है, जैसे पानी का पाइप, जितना पतला पाइप रहेगा पानी उतना फोर्स में आएगा, जितना मोटा पाइप रहेगा पानी उतना स्लो आएगा। तो आर्टरीज के पास पाइप पतला है, उसका डायामीटर कम है, इसीलिए उसके अंदर प्रेशर फ्लो हमेशा ज्यादा रहता है। वेन्स के पास डायामीटर ज्यादा है तो वेन्स का ब्लड हमेशा स्लो फ्लो होता है। कैपिलरीज क्या है? कैपिलरी इज द लिंक बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। कैपिलरी का स्टार्टिंग का पार्ट आर्टरी जैसा काम करता है और इसका जो एंडिंग वाला पार्ट है वो वेन्स के जैसा काम करता है। इसके पास लेयर्स होती ही नहीं है, इसका कैविटी भी बहुत पतला होता है, इसका स्टार्टिंग का पार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और इसका एंडिंग का पार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। सेमीलुनार वॉल्स आर एब्सेंट इन कैपिलरीज। इसका प्रेशर देखा जाए तो कंपैरेटिवली स्लो होता है क्योंकि कैपिलरीज का अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो कैपिलरीज फट भी सकते हैं, ठीक है। हाँ यहाँ पर देखो हमारे आर्टरीज के पास जो टेसलेशंस होते हैं, ये टेसलेशंस क्या करते हैं? सरफेस एरिया बढ़ाते हैं ज्यादा ब्लड फ्लो करने के लिए, बस। पोर्टल वेन मतलब क्या होता है? अभी देखो जो लोग ड्रिंकिंग करते हैं तो उनके ब्लड में अल्कोहल प्रेजेंट होगा, करेक्ट। ब्लड के अंदर क्या होगा? अल्कोहल प्रेजेंट होगा। अब ये अल्कोहल वाला ब्लड
अगर डायरेक्ट हार्ट के पास गया तो हार्ट आपका फेल हो सकता है। दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग। तो इसीलिए ये जो अल्कोहल वाला ब्लड होता है ये पहले लिवर के पास जाता है। किसकी मदद से? पोर्टल वेन की मदद से। पोर्टल वेन की मदद से ये लिवर के पास जाता है। लिवर इस ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है और डिटॉक्सिफाई करने के बाद अब जो ब्लड है जिसमें सिर्फ CO2 बचा है, देयर इज नो अल्कोहल, क्योंकि लिवर ने उस अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई कर दिया, तो अब ये CO2 वाला ब्लड हार्ट के पास जाएगा। तो ये जो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हम जब ब्लड को लिवर के पास भेजते हैं तो वो पोर्टल वेन की मदद से भेजते हैं। ठीक है, कैपिलरीज के बारे में हमने देखा। पल्स, पल्स मतलब क्या होता है? हमारे आर्टरी में जब ब्लड फ्लो होता है तो जो वेव हम फील करते हैं उस वेव को हम बोलते हैं पल्स वेव। और पल्स प्रेशर पॉइंट्स हमारे बॉडी के अलग अलग लोकेशन पे होते हैं। बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पल्स पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये डायग्राम आपको लेबल करने के लिए पूछा जा सकता है बोर्ड्स में। अगर हम पल्स रेट चेक करें, पल्स रेट इज इक्वल टू हार्ट रेट। ठीक है, अगर हम पल्स रेट चेक करते हैं, समझो अपना पल्स रेट नॉर्मल से ज्यादा है तो उस कंडीशन को बोलेंगे टैकीकार्डिया। दिस पैराग्राफ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स। बोर्ड में 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है। अगर अपना पल्स रेट 100 से ज्यादा है तो उसको बोलेंगे टैकीकार्डिया, और अगर अपना पल्स रेट 60 से कम है तो उसको बोलेंगे ब्रैडीकार्डिया। दोनों ही सिचुएशन अच्छी नहीं होती है। नेक्स्ट अपना कॉन्सेप्ट आता है ब्लड प्रेशर। इसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चलो देखते हैं। ऑलराइट, अभी ब्लड प्रेशर टॉपिक से रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन देखें तो हमको ये क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड्स में आ चुका है। ये देखो 2023 में क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज ब्लड प्रेशर, कौन से इंस्ट्रूमेंट से ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं और डिस्टिंग्विश बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। और 2024 में नहीं, हाँ 2023 में हमको ब्लड प्रेशर वाला क्वेश्चन आया था, तो हो सकता है ऑल्टरनेट ईयर के हिसाब से 2025 में फिर से आ जाए। तो देखो सबसे पहली बात कुछ बेसिक बेसिक सी चीजें बता देती हूँ। ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी इज कॉल्ड एज आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। देखो सबने कभी ना कभी तो अपने लाइफ में, अब 18 साल 17 साल के आप लोग हो गए हो, ब्लड प्रेशर तो मेजर कराया ही होगा। जो ऐसा डिवाइस होता है स्पिग्मोमैनोमीटर, ये तो थोड़ा हाईटेक डिवाइस है, अपन ने ऐसा वाला डिवाइस देखा है। तो ये जो कपड़ा है, ये जो हैंडकफ है, ये आपके लेफ्ट साइड के हाथ में बांधा जाता है। अभी समझो अगर कोई बच्चा मेरे से एक दिन पूछता है कि मैम अगर समझो कोई हैंडीकैप्ड है, उसका लेफ्ट हाथ ही नहीं है, तो ऐसे केस में बेटा फिर आपका राइट साइड के हाथ में बांधा जाएगा। इट्स कॉमन सेंस। बेसिकली लेफ्ट साइड के हाथ में ये कफ बांधने का रीजन क्या होता है कि अपने हार्ट का जो सबसे बड़ा वाला ब्रांच है आर्टरी का, वो लेफ्ट साइड की बॉडी से जाता है, इसीलिए लेफ्ट साइड में बांधा जाता है। तो आपका ये हैंड कफ आपके लेफ्ट शोल्डर पे बांधा जाएगा, यहाँ लेफ्ट वाले अपर आर्म में। और ये जो बल्ब है, ये जो फुसफुस वाला बल्ब है, इससे टाइट किया जाता है। मतलब आपका जो पूरा ब्लड है ना, जो ब्लड पास हो रहा है, उस आर्टरी को हम ब्लॉक कर देते हैं ताकि ब्लड पास होना बंद हो जाए। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट बोलते हो, घर पे आप पानी भरते हो, पानी जिस पाइप से आप भरते हो उस पाइप के ऊपर आप पैर रख दो, क्या हो जाएगा? पानी आना रुक जाएगा और प्रेशर की वजह से जहां पे वो पाइप आपने नल में लगाया हुआ था, वो पाइप वहां से ठस करके निकल जाएगा। समझो किसी ने वहां पे पाइप पकड़ के रखा है और आपने यहाँ पे पाइप के ऊपर पैर रखा है, तो पानी बीच में जमा हो गया है। ठीक है, अब जैसे ही मैं पैर उठाऊंगी एकदम से छस करके पानी निकलेगा। तो हम यहाँ पे वही करते हैं। हम क्या करते हैं, हम पहले तो ब्लड के फ्लो को रोक देते हैं पूरा। ये जो फुसफुस वाला बल्ब है, इस बल्ब को प्रेशर, मतलब इसके अंदर हवा भर भर के वैक्यूम क्रिएट करके हम यहाँ पे पूरा अपना ब्लड प्रेशर रोक देते हैं। अब जैसे ही आप अपना ब्लड फ्लो रिलीज करोगे तो पहली बार जब हमारा ब्लड पास होगा उस प्रेशर को बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। मतलब हमने हार्ट को बहुत टाइम तक, अपने ब्लड वेसल को बहुत टाइम तक रोक के रखा था, और फिर जब हमने पहली बार छोड़ा तो जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके वजह से जो प्रेशर क्रिएट हुआ उसको बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। और फिर धीरे धीरे डॉक्टर वो प्रेशर छोड़ते जाते छोड़ते जाते छोड़ते जाते, धीरे धीरे ये नॉर्मल हो जाता है, वो पूरा लूज हो जाता है, और फिर कंटिन्यू आपका ब्लड एकदम नॉर्मल स्पीड से फ्लो होता है। तो जो पहला वाला प्रेशर होता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। उसका वैल्यू चेक करते हैं कि उसकी वैल्यू कहाँ तक पहुंची, और फिर जब आपका ब्लड एकदम नॉर्मल फ्लो में बहने लग जाता है तो उसका प्रेशर चेक करते हैं, उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 ऐसे वैल्यूज में आता है तो इसको हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और पल्स प्रेशर मतलब क्या होता है? सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। इट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर, यानी कि 40 मिलीमीटर मर्क्यूरी। तो पहला क्वेश्चन जो आपको ब्लड प्रेशर में से आ सकता है वो है डेफिनेशन, कि ब्लड प्रेशर मतलब क्या होता है। ब्लड के वजह से जो आर्टरी के वॉल पे प्रेशर पड़ता है उसको आर्टेरियल ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और पहला प्रेशर जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और फिर जब अपना हार्ट रिलैक्स हो जाता है और फिर जो ब्लड प्रेशर फ्लो होता है उसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। तो नॉर्मली ब्लड प्रेशर 120/80
मिलीमीटर मर्क्यूरी में होना चाहिए। ठीक है, अभी समझो अगर हमारा हार्ट के अंदर ब्लॉकेज है या उम्र के वजह से हमारी ब्लड वेसल कड़क हो गई है या फैट डिपॉजिट हो गया है या एक्सीडेंट की वजह से ब्लड फ्लो हो गया है, तो ऐसे बहुत सारे रीजंस की वजह से अपना ब्लड प्रेशर बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे रीजंस बताए गए हैं, एक्सीडेंट की वजह से, ब्लड वॉल्यूम की वजह से, फैट डिपॉजिट होने की वजह से तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, कम हो सकता है, मीनोपॉज की वजह से, फीमेल्स में अलग अलग रीजंस की वजह से ब्लड प्रेशर कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर मेजर करने का डिवाइस कौन सा होता है? स्पिग्मोमैनोमीटर। ये आपका आर्टेरियल प्रेशर और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, हार्ट कंट्रोल जो होता है वो मेजर करता है, तो वो डिवाइस का नाम है स्पिग्मोमैनोमीटर। इस डिवाइस की मदद से हम अपना ब्लड प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। जब डॉक्टर ये क्या बोलते हैं इसको, स्टेथोस्कोप लगाकर जब डॉक्टर यहाँ का प्रेशर सुनने की कोशिश करते हैं कि जब ब्लड फ्लो हो रहा है तो कैसा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड्स हर्ड ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर आर कॉल्ड एज करोटकॉफ साउंड। उस साउंड को हम क्या बोलते हैं? करोटकॉफ साउंड। और इससे पता चलता है कि अपने हार्ट में कोई ब्लॉकेज है कि नहीं है। अगर ब्लड प्रेशर 180/20 से ऊपर चला गया तो ये किडनी वगैरह के ऊपर भी खतरा पैदा कर सकता है और हार्ट में पेन वगैरह प्रोड्यूस कर सकता है। अब ब्लड प्रेशर की वजह से अलग अलग डिजीजेस होती हैं, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या होता है? अथेरोस्क्लेरोसिस। अथेरोस्क्लेरोसिस मतलब क्या होता है? ब्लड वेसल में फैट डिपॉजिट हो जाना, जो उम्र के साथ होता है। ठीक है, दूसरा आर्टेरियोस्क्लेरोसिस भी होता है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस मतलब क्या होता है कि उम्र के साथ साथ अचानक से अपना ब्लड वेसल्स का जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाता है, ब्लड वेसल्स का डायमीटर पतला हो जाता है, ब्लड वेसल्स हार्ड हो जाती है, सो दैट इज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। दोनों ही कंडीशन में अगर हार्ट के पास ब्लड नहीं पहुंचा तो हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और हार्ट एक्स्ट्रा काम किए जा रहा है तो हार्ट थक जाएगा, हार्ट मसल दुखने लगेगा, तो वो जो पेन होता है उस पेन को बोलते हैं एंजिना पेक्टोरिस, और इसी पेन की वजह से हमें हार्ट अटैक भी आ सकता है। हार्ट अटैक को हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो हमारे हार्ट में एग्जैक्टली कहाँ पर ब्लॉकेज हुआ है ये हम चेक करते हैं एंजियोग्राफी की मदद से। एंजियोग्राफी में हम अपने ब्लड वेसल्स का एक्सरे इमेजिंग करते हैं। ठीक है, और फिर कहाँ पर ब्लॉकेज हुआ है उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि एंजियोप्लास्टी करना है या बाईपास सर्जरी करना है। एंजियोप्लास्टी में क्या करते हैं, जहाँ पे ब्लॉकेज होगा वहां पे छोटा सा ऐसा एक रिंग डाल देते हैं, ये रिंग की मदद से फिर आपका ब्लड फ्लो होता है। और अगर समझो पूरा का पूरा ब्लड वेसल ही ब्लॉक हो गया है तो फिर वो अनहेल्दी ब्लड वेसल को कट करके आपके बॉडी के दूसरे पार्ट से, जैसे थाई रीजन से फ्रेश ब्लड वेसल को कट करेंगे फ्रॉम योर थाई और फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, और उसको रिप्लेस करेंगे हार्ट के ब्लड वेसल के साथ। ठीक है, हार्ट ट्रांसप्लांट कब करते हैं? आज मेरा मन नहीं कर रहा है मेरे हार्ट से ब्लड ट्रांसपोर्ट कराने का, आज मुझे मेरे कपड़े से मैचिंग वाला हार्ट चाहिए, ऐसे हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं क्या? नहीं ना। एकदम एंड स्टेज हार्ट फेलियर जब हो जाता है तभी हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है, और वो भी किसी डेड पेशेंट का ही हार्ट लिया जाता है। ओके, साइलेंट हार्ट अटैक क्या होता है? मेल्स में बहुत कॉमन होता है। इसमें एसिडिटी जैसे सिम्टम्स होते हैं, हार्ट पेन होता है, जनरल सिम्टम्स होते हैं, लेकिन ये हार्ट अटैक का ही सिम्टम होता है। तो दिस इज साइलेंट हार्ट अटैक, जिसको हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मायो मीन्स मसल, कार्डियल मीन्स हार्ट, तो हार्ट मसल इन्फार्क्ट हो जाता है, यानी हार्ट मसल डैमेज हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस आया नहीं गया है, बट मेरी ऐसी इच्छा है कि आप ये टॉपिक भी पढ़ के जाओ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में बेसिकली बॉडी में 10 इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट किए जाते हैं, 6 इलेक्ट्रोड्स चेस्ट पे, 2 इलेक्ट्रोड्स हाथ में, 2 इलेक्ट्रोड्स पैर में, और इसकी मदद से हम अपना हार्ट का मूवमेंट चेक करते हैं कि हमारा आर्टरीज और वेंट्रिकल्स, एट्रियम्स और वेंट्रिकल प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस टेक्निक को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और जो मशीन यूज होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। बेसिकली आपको 3 वेव दिखाई देता है। ये जो पहला वाला वेव है इसको बोलेंगे एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, या फिर इसको बोलेंगे एट्रियल डीपोलराइजेशन। कहाँ गया? पी वेव रिप्रेजेंट्स एट्रियल डीपोलराइजेशन, और ये जो QRS कॉम्प्लेक्स है ये रिप्रेजेंट करता है आपका वेंट्रिकल्स बराबर से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं, सो इट रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और ये जो T वेव है इट रिप्रेजेंट्स रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, यानी वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। बस ये तीनों नाम पढ़ के जाओ, दैट्स इट। ठीक है, ओके। ECG की मदद से हम पता कर सकते हैं कहीं पर कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, कुछ ब्लड का प्रॉब्लम तो नहीं है, चेस्ट पेन क्यों हो रहा है, एटसेट्रा। लिम्फेटिक सिस्टम आपके एग्जाम में नहीं आता है। व्हाट इज अ लिम्फ? लिम्फ मतलब क्या होता है? ब्लड में से आरबीसी निकाल दो, WBC, ब्लड में से आरबीसी निकाल दो, प्लेटलेट्स निकाल दो और हैवी प्रोटीन्स निकाल दो, तो बचेगा सिर्फ WBC। ठीक है, हैवी प्रोटीन्स निकाल दो, तो जो बच गया उसको बोलते हैं लिम्फ। ठीक है, ब्लड में से ये सब निकाल दो तो अब क्या बचा? सिर्फ WBC बचा ना, और कुछ प्रोटीन्स बचे, तो इसको बोलते हैं लिम्फ। जो हमारी बॉडी में
पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है। ये देखो लिम्फेटिक वेसल्स मोस्टली वेन के थ्रू स्प्रेड होते हैं, इनमें WBC सेल्स है जो इन्फेक्शंस को किल करेंगे और बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे। सो दिस इज हाउ वी आर डन विथ चैप्टर नंबर 8। ओके, हाँ ऑलमोस्ट हमने सभी कवर कर लिया है। एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूं, हमारा वरदान बैच ऑलरेडी चालू हो चुका है जिसमें हम क्रैश कोर्स ले रहे हैं CET और नर्सिंग एग्जाम के स्टूडेंट्स का। ये बैच में 2 चैप्टर्स ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, अब ये बैच फिर से मार्च में शुरू होगा। और अगर आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है CET एग्जाम्स के लिए तो आप हमारा मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो, ये भी अवेलेबल है। 2200 से भी ज़्यादा MCQs हैं। और बोर्ड्स के लिए प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर करते रहो और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि अब आपको कौन सा चैप्टर नेक्स्ट चाहिए वन शॉट लेक्चर में, तो मैं उस हिसाब से जल्दी जल्दी वो चैप्टर लेकर आऊँगी। और चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय बाय, आई विल सी यू ऑल वेरी सून।